रात के खाने के बाद डोंग युवानयाओ दाओहुआ को वापस अपने आंगन में ले गई। तब तक नौकरानियों ने कपड़े धोने की सारी जरूरतें और कपड़े बदलने की तैयारी कर ली थी। हमारा आकार लगभग एक जैसा है, इसलिए बाद में तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो। चिंता मत करो, वे सभी नए बने हैं। दाओहुआ मुस्कुराई, मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होगी। डोंग युयान्याओ दिखावटी झुंझलाहट से घबरा गई, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसे यान येई का सीधापन पसंद आया। चूंकि उसने पहले ही यान येई को बहन के रूप में स्वीकार कर लिया था, इसलिए निश्चित रूप से वह उनके बीच औपचारिकता नहीं चाहेगी। उसने अन्य परिवारों की कई युवा महिलाओं का मनोरंजन किया था, लेकिन वे सभी या तो अत्यधिक संयमित थीं या प्रभावित रूप से सहमी हुई थीं। हर बार जब वह उनसे निपटती, तो वह थक जाती। यान येई जिस तरह से सीधी और खुली थी, वह उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। मिस, नहाने का पानी तैयार है, आप अब बदल सकती हैं और स्नान कर सकती हैं। डोंग युवानयाओ ने स्नान कक्ष की ओर देखा और फिर उसकी आंखें शरारत से चमक उठीं। वह दाओहुआ को देखकर मुस्कुराए और भौं उठाकर बोली, एक साथ। दाओहुआ ने एक कहा, क्यों नहीं, अगर हम एक साथ धोते हैं, तो यह नौकरानियों को इधर उधर भागने से बचाता है। दाओहुआ को बिना कुछ सोचे समझे स्नान कक्ष में जाते देख डोंग युवानयाओ अपनी जगह पर रुक गई। क्या वह कह सकती है कि वो केवल मजाक कर रही थी? उसने पहले कभी किसी के साथ नहीं नहाया था। यह यान येई, वो इतनी निर्लज कैसे हो सकती है? दाओहुआ ने स्नान कक्ष में पीछे मुड़कर देखा कि नौकरानियों ने 2 टब तैयार किए थे, और उसे आश्वस्त महसूस हुआ। वह मुड़ी और देखा कि डोंग युयान्याओ अभी भी खड़ा है। उसने अपनी बाहें पार कर ली और हंसते हुए चिढ़ाया, क्या बात है, पैर ठंडे हो रहे हैं। डोंग युवानयाओ का चेहरा सख्त हो गया। उसे खेलना और छेड़ना पसंद था, लेकिन किसी और के सामने अपने कपड़े उतारना उसे असहज कर देता था। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन यान येई की चुनौतीपूर्ण निगाहों को देखकर वह आवेगपूर्वक बोली, कौन डरा हुआ है? दाओहुआ हंसा, तो फिर जल्दी करो। इतना कहकर वह स्नान कक्ष में चली गई। वांग मैनमेन तुरंत उसके पीछे पीछे अंदर चली गई और जैसे ही वो डोंग युवानयाओ के पास से गुजरी, उसने अपना सिर झुका लिया और हंसी छिपाने के लिए अपना मुंह ढक लिया। डोंग परिवार की मिस को अब स्टम्प्ड होना चाहिए, है ना? उनकी मिस पारंपरिक नियमों के अनुसार खेलने वालों में से नहीं थी। स्नान कक्ष विशाल था। प्रवेश करने के बाद दाओहुआ ने वांग मैनमेन से 2 टबों के बीच एक कपड़े का रैक रखवाया। उसने डोंग परिवार की नौकरानियों द्वारा तैयार किए गए कपड़ों को देखा, फिर कपड़े उतारने शुरू कर दिए। डोंग परिवार की नौकरानियों को अपने साथ लेकर स्नान कक्ष से बाहर निकलने से पहले वांग मैनमेन ने सभी धुलाई वस्तुओं की व्यवस्था की और अपने निजी कपड़े बड़े करीने से रखे। जब तक वांग मैनमेन और अन्य लोग बाहर आए, तब तक डोंग युवानयाओ झिझक रहा था, आप सभी बाहर क्यों आए? वांग मैनमेन ने हंसते हुए कहा, मिस डोंग, मेरी मिस को नहाते समय कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ती। डोंग युवानयाओ एक पल के लिए रुका, लेकिन अंततः साहस जुटाया और स्नान कक्ष के पास पहुंचा, यही, मैं अंदर आ रहा हूँ। दाओहुआ, जो पहले से ही टब में भीगा हुआ था, ने तुरंत जवाब दिया, अंदर आओ। अगर तुम नहीं आओगे, तो मेरा नहाना खत्म हो जाएगा। तभी डोंग युयान्याओ ने चैम्बर में कदम रखा और टबों के बीच रखे कपड़े के रैक को देखा, जिसे देखकर वह मुस्कुरा दी। उसे लगभग सचमुच विश्वास हो गया था कि यान येई को बिल्कुल भी शर्म की भावना नहीं है, लेकिन यह पता चला कि वह सिर्फ बातें कर रही थी। फिर उसने कपड़े बदलने में मदद के लिए एक नौकरानी को बुलाया। दाओहुआ पानी से खेल रहा था और उसने कहा, मैंने आपके साबुन के बीजों को आजमाया, वे खराब नहीं हैं। हालांकि मेरे पास नहाने के लिए एक विशेष बॉडी वॉश है। जब मैं घर वापस आऊंगा, तो मैं आपको कुछ भेज दूंगा। यह अधिक मॉइस्चराइजिंग है। डोंग युवानयाओ ने बार बार सिर हिलाया, ओह हाँ कृपया। जो रूज और फेस पाउडर आपने मुझे पहले भेजा था, वह बाहर बिकने वाले पाउडर से कहीं बेहतर है। आपने इन चीजों में हाथ आजमाने के बारे में कैसे सोचा? दाओहुआ ने लापरवाही से जवाब दिया, अगर कोई जरूरत है, तो स्वाभाविक रूप से आप इसे हल करने का एक तरीका ढूंढ लेंगे।
डोंग युवानयाओ, आप वास्तव में चतुर हैं। दाओहुआ बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। ऐसा नहीं था कि वह चतुर थी, उसने बस आधुनिक लोगों का ज्ञान उधार लिया था। आधुनिक युग में ये बातें असाधारण नहीं थीं। अब तक डोंग युवानयाओ ने भी खुद को टब में डुबो लिया था और उपस्थित नौकरानियों को भेज दिया था। यह वास्तव में आरामदायक है। वह मुस्कुराते हुए बोली, यह अच्छा है कि आप सभी यहाँ हैं, अन्यथा मैं निश्चित रूप से आज सजा से बच नहीं पाता। क्या तुमने नहीं देखा कि मेरी माँ अभी भी रात के खाने के समय मुझे घूर रही थी? दाव हुआ, लेकिन एक बार जब हम चले जाएंगे, तो क्या तुम्हारी माँ तुम्हें किसी भी तरह सजा नहीं देगी? तुम इससे बच नहीं सकते। डोंग युवानयाओ ने गर्व से दावा किया, मेरी दादी मेरी रक्षा करेगी। ज्यादा से ज्यादा मेरी माँ बहुत हंगामा करेगी लेकिन मुझे हल्की सजा देगी, कोई गंभीर बात नहीं। यह सुनकर दाओ हुआ ने तुरंत अपना संदेह व्यक्त किया, बूढ़ी मैडम बीजिंग से अकेले यहाँ क्यों आई? क्या आपके दादा और चाचा उन्हें नहीं रोकेंगे? क्या उन्हें चिंता नहीं है कि सड़क पर कुछ हो सकता है? डोंग युवानयाओ ने अपने होंठ सिकुड़कर कहा, मेरे दादाजी थोड़े चिंतित हो सकते हैं, लेकिन मेरे सबसे बड़े चाचा, वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं होंगे। दाओ हुआ ने असमंजस से पूछा, क्यों? डोंग युवानयाओ ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे कहा, मेरे सबसे बड़े चाचा पूर्व मैडम से पैदा हुए थे, मेरी दादी सिर्फ मेरे दादा की दूसरी पत्नी हैं। आह! दाओ हुआ के चेहरे पर आश्चर्य दिखा। वह सचमुच नहीं जानती थी। उसने केवल झोउ जिंगवान को यह उल्लेख करते हुए सुना था कि डोंग युवानयाओ का परिवार बीजिंग में मार्क्विस योंगजिया निवास से आया था। मार्क्विस अभी भी वहां था, और रियासत का उत्तराधिकारी डोंग युवानयाओ का बड़ा भाई, प्रांतीय गवर्नर था। डोंग युवानयाओ ने आगे कहा, मेरी दादी ने मेरे दादा से तब शादी की जब मेरे सबसे बड़े चाचा किशोरावस्था में थे। सबसे पहले, मेरी दादी मेरे सबसे बड़े चाचा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी, लेकिन वो उनसे बहुत सावधान रहते थे, खासकर मेरे पिता के जन्म के बाद। उन्हें हमेशा लगता था कि मेरी दादी उन्हें नुकसान पहुंचाएंगी। युवा पीढ़ी होने के नाते मुझे उनके रिश्ते के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, आखिरकार यह हमेशा कमजोर रहा है। मेरी दादी इस बार न केवल मेरे और मेरे भाई के बारे में चिंता करने के लिए सामने आई, बल्कि शायद अपना ध्यान चीजों से हटाने के लिए भी आई। अब मार्क्विस निवास का प्रबंधन मेरे सबसे बड़े चाचा की मां द्वारा किया जाता है और हालांकि मेरी दादी सास हैं, आखिरकार वह दूसरी पत्नी हैं और यह कई मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने की उनकी जगह नहीं है। जब मेरे पिता को एक बाहरी पद पर नियुक्त किया गया था, तो वो मेरी दादी को अपने साथ लाना चाहते थे, लेकिन मेरे दादाजी को ध्यान में रखते हुए वह नहीं आई। इस बार, चूंकि मैं और मेरा भाई जिंगयुन प्रांत में फंस गए थे, इसने वास्तव में मेरी दादी को मौका दिया। अन्यथा, मेरे दादाजी के साथ उनके लिए दूर की यात्रा करना सही नहीं होता। दाव हुआ, आपका परिवार भी काफी जटिल है। डोंग युवानयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा परिवार अभी भी ठीक है। हालांकि मेरे सबसे बड़े चाचा को मार्क्विस निवास का खिताब विरासत में मिला है, मेरे पिता अपने दम पर सक्षम हैं, एक आधिकारिक पद हासिल करना और बाहरी पद सौंपा जाना भी बुरा नहीं है। बीजिंग के अन्य कुलीन परिवारों में, जिनके कई बच्चे हैं और कोई क्षमता नहीं है, उनमें से हर एक की नजर उपाधि पर है, वे हर दिन मुर्गों की तरह लड़ते हैं, वे परिवार वास्तव में परेशानी वाले हैं। एक पल सोचने के बाद, दाओहुआ ने उत्सुकता से पूछा, बीजिंग में प्रिंस निवास के बारे में क्या? डोंग युवानयाओ ने रुकते हुए कहा, जहां तक परिवार का सवाल है, रिश्ते स्वाभाविक रूप से और भी अधिक जटिल हैं। दाओहुआ स्नान के किनारे पर झुक गया, मुझे बताओ, जियो येयांग वापस लौटने के बजाय घर से दूर रहना पसंद करेगा? क्या प्रिंस निवास विशेष रूप से परेशानी भरा है? डोंग युवानयाओ थोड़ी देर के लिए चुप रहा, यह कोई रहस्य नहीं है, लेकिन आपको किसी और को नहीं बताना चाहिए। आखिरकार, ये शाही परिवार के मामले हैं और हमें इन पर बहुत खुलकर चर्चा नहीं करनी चाहिए। दाओहुआ ने तुरंत सिर हिलाया। डोंग युवानयाओ, प्रिंस निवास के मामलों के बारे में बीजिंग के सभी पुराने कुलीन परिवारों को पता है। लिटिल प्रिंस नौकरानी माँ और बेटे सहित कई कारणों से घर जाने के लिए अनिच्छुक है,
और इसलिए भी क्योंकि उसकी जन्म देने वाली माँ पूर्व गुओ प्रिंसेस कंसोर्ट ने प्रिंस को तलाक दे दिया था। दाओहुआ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जियो येयांग की माँ ने उसके पिता को तलाक दे दिया। डोंग युवानयाओ ने सिर हिलाया, यह सही है। दाओहुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, जोर से निगल गया और आश्चर्यचकित होकर बोला, जियो येयांग की माँ अद्भुत है, जिसने शाही परिवार के एक सदस्य को तलाक देने की हिम्मत की। किसी और बात का जिक्र नहीं, केवल इस साहस के लिए वह प्रशंसा के योग्य है। डोंग युवानयाओ, हाँ, जब भी मेरी माँ पूर्व गुओ प्रिंसेस कंसोर्ट का जिक्र करती हैं, तो वह भी उनकी जबरदस्त प्रशंसा करती हैं और कहती हैं कि उनके जैसी निर्णायक और जाने देने को तैयार महिला इस दुनिया में लगभग अद्वितीय है। हालांकि गुओ प्रिंसेस कंसोर्ट में भी ऐसा करने का आत्मविश्वास था। ड्यूक निवास को निर्भरता के रूप में प्रिंस के साथ विवाह की आवश्यकता नहीं थी। गुओ परिवार के लोगों ने पीढ़ियों से सीमा की रक्षा की है और गवर्नर गुओ की पीढ़ी के दौरान ही वे धीरे धीरे पीछे हट गए। फिर भी गुओ परिवार को अभी भी सम्राट द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता है। गवर्नर गुओ 3 उत्तरी प्रांतों के सैन्य मामलों की देखरेख करते हैं। उनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई थी। मेरी माँ अक्सर कहती हैं कि एक महिला का सबसे बड़ा आत्मविश्वास उसके पैतृक परिवार से आता है। जब तक उसका पैतृक घर शक्तिशाली है, भले ही वह शाही परिवार में शादी कर ले, वह बिना किसी अन्याय के पूरी तरह से रह सकती है। दाओहुआ ने सिर हिलाया। प्राचीन काल में सचमुच ऐसा ही था। एक विवाहित महिला के लिए उसका पैतृक परिवार वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर पूछा, जियो येयांग के माता पिता ने तलाक क्यों लिया? डोंग युवानयाओ, क्या आप द टेल ऑफ सेंडिंग ऑफ द हस्बैंड नाटक जानते हैं? दाओहुआ ने सिर हिलाया। डोंग युयान्याओ, मुझे इसका विशेष कारण नहीं पता कि गुओ प्रिंसेस कंसोर्ट ने प्रिंस को तलाक क्यों दिया, लेकिन यह द टेल ऑफ सेंडिंग ऑफ द हस्बैंड में उल्लिखित सामग्री के समान होना चाहिए। लिटिल प्रिंस का एक सौतेला भाई है जो उससे 2 साल बड़ा है। दाओहुआ के चेहरे पर अचानक समझ दिखाई दी। कोई आश्चर्य नहीं कि जब जियो येयांग ने द टेल ऑफ सेंडिंग ऑफ द हस्बैंड नाटक सुना तो वह इतना क्रोधित हो गया। डोंग युवानयाओ, आपको बस इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। लिटिल प्रिंस के सामने कभी भी उनका जिक्र न करें। पूर्व गुओ प्रिंसेस कंसोर्ट उसके लिए एक वर्जित विषय है। दाओहुआ ने आह भरते हुए कहा, बेचारा जियो येयांग। उसकी माँ के घर छोड़ने और पिता के उदासीन होने के कारण इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तस्करों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया और झोंक लाया गया। डोंग युवानयाओ के चेहरे पर सहानुभूति दिखाई दी। हालांकि सम्राट वास्तव में छोटे राजकुमार की परवाह करता है। दाओहुआ ने तुरंत पूछा, महारानी डोवेगर के बारे में क्या? क्या ऐसा नहीं कहा जाता है कि महारानी डोवेगर भी जियो येयांग की बहुत शौकीन हैं? डोंग युवानयाओ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मुझे इसे कैसे कहना चाहिए। महारानी डोवेगर वास्तव में लिटिल प्रिंस से काफी प्यार करती हैं, लेकिन वह नौकरानी माँ से पैदा हुए बेटे के लिए भी अच्छी हैं और अपनी पत्नी जियांग से पैदा हुई बेटी के लिए और भी अधिक प्यार करती हैं। दाओहुआ चुप था। प्रिंस के लिए इतने सारे सहायक साथी हैं। डोंग युवानयाओ, कई नहीं, सिर्फ 2। नौकरानी माँ को राजकुमार ने खुद स्वीकार किया था और सहायक पत्नी जियांग महारानी डोवेगर के पैतृक परिवार की बेटी है। पूर्व गुओ राजकुमारी पत्नी के चले जाने के बाद से प्रिंस निवास में मुख्य पत्नी का पद हमेशा खाली रहा है। लोग निजी तौर पर अनुमान लगाते हैं कि राजकुमार नौकरानी माँ को ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन महारानी डोवेगर के चेहरे को देखते हुए यह पद जानबूझकर खाली रहता है। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, शाही परिवार वास्तव में बहुत जटिल है। अगर मैं जियो येयांग होता तो मैं भी वापस नहीं आता। डोंग युयान्याओ, यह निश्चित है। बीजिंग में उसे वह शांति और सहजता कहाँ मिल सकती है जो उसे यहाँ मिलती है। वह रुकी, फिर आह भरते हुए बोली, कितने अफसोस की बात है कि ये अच्छे दिन अधिक समय तक नहीं रहेंगे। दाओहुआ ने तुरंत पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? डोंग युवानयाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यह साल पहले से ही चौथा साल है जब मेरे पिता को किसी बाहरी पद पर नियुक्त किया गया है। अगले 2 वर्षों में
उन्हें अपने कर्तव्यों पर रिपोर्ट करने के लिए बीजिंग लौटना है। दाओ हुआ, क्या वह किसी बाहरी कार्यभार पर अनिश्चित काल तक नहीं रह सकता? डोंग युवानयाओ ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। मेरे पिता एक प्रांत के राजनीतिक मामलों के प्रभारी हैं और उनकी शक्ति बहुत अधिक है। यदि वो बहुत लंबे समय तक पद पर रहेंगे तो सम्राट असहज हो जाएंगे। दाओ हुआ चुप हो गया। इसी समय एक नौकरानी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। युवा मिस, क्या आपने और मिस यान ने स्नान कर लिया है? पानी में ज्यादा देर तक न खेलें, ठंड लगने से सावधान रहें। समझ गए, हम जल्द ही बाहर आ जाएंगे। नहाने के बाद दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ एक ही बिस्तर पर सो गए। मैं वास्तव में चाहती हूँ कि आप कुछ और दिन मेरे घर पर रहें, लेकिन यह अफसोस की बात है, आपको बुजुर्गों से मिलने के लिए घर जाना होगा। डोंग युवानयाओ रजाई में लेट गई और अफसोस के साथ कहा। दाओ हुआ ने डोंग युवानयाओ का सामना किया और मुस्कुराई, भविष्य में बहुत सारे मौके होंगे। यदि आप खाली हैं, तो आप मुझसे मिलने के लिए जिंगझो आ सकते हैं। मैं आपको मौज मस्ती करने के लिए अपनी संपत्ति पर ले जाऊंगी। डोंग युयान्याओ उत्साहित हो गया, मैंने सुना है कि आपके पास एक संपत्ति है जिसका उपयोग विशेष रूप से फूल उगाने के लिए किया जाता है। दाओ हुआ ने सिर हिलाया, वह संपत्ति बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यह मेरी फूलों की दुकान और रूज की दुकान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त है। डोंग युवानयाओ, यह सुंदर होना चाहिए, है ना? दाओ हुआ, बेशक, मैंने सभी प्रकार के फूल एकत्र किए हैं, जिनमें से कई मैंने दादाजी जिंगवान से मांगे थे। डोंग युवानयाओ ने कहा, अगर मेरे पास समय है, तो मुझे इसे अवश्य देखना चाहिए। पिछले 2 वर्षों में मेरी माँ ने मुझे यह भी सिखाना शुरू कर दिया है कि हमारी संपत्ति का प्रबंधन कैसे किया जाए। यदि यह बहुत मुश्किल नहीं है, तो मैं हमारी संपत्ति पर कुछ पौधे भी लगा सकता हूँ। क्या आप आमतौर पर घर में व्यस्त रहते हैं? व्यस्त, विशेष रूप से पिछले 2 वर्षों में। कक्षाओं में भाग लेने के अलावा, मैं विभिन्न मामलों से निपटने के लिए अपनी माँ का भी अनुसरण करता हूँ, जिससे मुझे खेलने के लिए बहुत कम समय मिलता है। मेरी माँ ने कहा कि बेहतर होगा कि मैं अच्छी तरह से सीख लूँ, अन्यथा जब मैं शादी करूँगी तो मुझे नुकसान होगा। मैं घर पर भी बहुत व्यस्त हूँ। हमें शादी क्यों करनी है? क्या सिर्फ घर पर रहना अच्छा नहीं है? अगर मैं चुन सकता तो मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं भी। दोनों बातें करते रहे और बातें करते करते वे धीरे धीरे सो गए। बाहर इंतजार कर रही नौकरानी ने शांति सुनी, दबे पांव अंदर गई, देखा कि दोनों सो रहे थे, उन्हें अंदर समेटा और फिर खुद सोने के लिए बाहर चली गई। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही आसमान में रोशनी हो रही थी और इससे पहले कि नौकरानी उन्हें जगाती, दाओ हुआ जाग गया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, डोंग युवानयाओ ने भी अपनी आंखें खोली। डोंग युवानयाओ ने अपना मुंह ढंकते हुए जम्हाई ली, मैं कल रात बहुत अच्छी तरह सोई। दाओ हुआ ने सिर हिलाया, मैंने भी ऐसा ही किया। डोंग युवानयाओ तेजी से बिस्तर से बाहर निकला, चलो, बाहर चलें और आगे बढ़ें। मैं पिछली बार जिंगयुन प्रांत में तलवार नहीं लाया था, आज मैं तुम्हारे लिए एक नृत्य प्रस्तुत करूंगा। दाओ हुआ, बिस्तर से आधा झुका हुआ, हंसा, जरूर, मुझे डोंग द वॉरियर मैडन की कृपा देखने दो। डोंग युवानयाओ ने देखा कि दाओ हुआ की आंखें अभी भी कुछ धुंधली थीं। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, सुंदरी, बस इस युवा मास्टर की प्रतीक्षा करें जो आपको दुनिया भर में साहसिक यात्रा पर ले जाए। दाओ हुआ ने डोंग युवानयाओ का हाथ झटक दिया और घूर कर कहा, तुमने इस तरह फ्लर्ट करना कहाँ से सीखा? डोंग युयान्याओ ने कंधे उचकाए, स्व सिखाया। मेरी माँ ने कहा कि यह भाग्यशाली है कि मैं एक लड़की हूँ, अन्यथा मैं निश्चित रूप से एक दुष्ट होती। दाओ हुआ भी बिस्तर से उठ गया, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। बाद में दोनों ने ढीले वर्कआउट कपड़े पहने और बाहर आंगन में चले गए। दाओ हुआ ने कुछ देर तक डोंग युवानयाओ को तलवार नृत्य करते देखा और फिर खुद कोड़ा मारने का अभ्यास किया। जब पूरी तरह उजाला हो गया तो वे तरोताजा होने के लिए अपने कमरे में वापस चले गए। फ्रेश होने के बाद एक नौकरानी कई जोड़ी कपड़े लेकर अंदर आई। ये शरद ऋतु के कपड़े हैं जो मैडम ने अभी अभी युवा मिस के लिए बनाए हैं,
उन्होंने मुझसे मिस यान के चयन के लिए इन्हें लाने के लिए कहा था। दाओहुआ ने कपड़ों को देखा, लाल रंग के सभी अलग अलग रंग, चमकदार लाल से गुलाबी लाल से लेकर कोमल लाल तक, सभी वहां थे। उसने आश्चर्य से कहा, आपको वास्तव में लाल पसंद है ना? दोंग युवानयाओ ने एक चमकदार लाल पोशाक उठाए और उसकी तुलना दाओहुआ से की। हाँ, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? दाओहुआ, ऐसा नहीं है कि मुझे यह पसंद नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे नहीं कर सकता। दोंग युवानयाओ ने एक पल के लिए दाओहुआ पर विचार किया। सच है, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। इस जियांगफी रंग के बारे में क्या ख्याल है? यह हल्का शेड है। यह सुनकर दाओहुआ कुछ अवाक रह गई, मानो वह बहुत बूढ़ी हो। जल्द ही नौकरानियों की मदद से दोनों ने नए कपड़े पहन लिए। मैंने पहले कभी इतना कोमल रंग नहीं पहना, दाओहुआ ने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा। दोंग युवानयाओ ने पलट कर देखा। दाओहुआ ने बिखरे हुए फूलों के साथ जियांगफेई रंग का टॉप और चांद जैसी सफेद प्लम ब्लॉसम प्लीटेड स्कर्ट पहनी हुई थी, जो युवा और सुंदर लग रही थी। सुंदर, दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ को भी आकार दिया। मुद्रित अस्तर के साथ उसकी पानी लाल जैकेट और फूलों से बिखरी प्लीटेड स्कर्ट ने उसे उज्ज्वल और शानदार दोनों बना दिया। आप भी सुंदर दिखते हैं। वांग मैनमेन और डोंग परिवार की नौकरानी खड़े होकर देख रहे थे और हंस रहे थे। एक साथ खड़ी दो युवतियां बिल्कुल बहनों की जोड़ी की तरह हैं। डोंग युवानयाओ ने तुरंत दाओहुआ के साथ हाथ मिलाया। क्या हम सिर्फ बहनों की तरह नहीं हैं? चलो, मुख्य प्रांगण में चलते हैं ताकि मेरी माँ हमें देख सकें। दाओहुआ ने सिर हिलाया, फिर डोंग युवानयाओ ने उसे कमरे से बाहर निकाला। जैसे ही वे आंगन से बाहर निकले, डोंग युयान्याओ रुक गए। मेरे लिए रुको, मुझे कुछ लेना है। इतना कहकर वह मुड़ी और भाग गई। अपना समय लें, कोई जल्दी नहीं, दाओहुआ ने उसे बुलाया। फिर डोंग निवास के पिछले आंगन के दृश्यों को देखना शुरू कर दिया। हालांकि अब सितंबर का अंत था, आंगन में फूल अभी भी पूरी तरह खिले हुए थे। दाओहुआ, ये फूल वास्तव में अच्छे से खिल रहे हैं, डोंग परिवार की नौकरानी ने मुस्कुराते हुए कहा। मालिक को फूल बहुत पसंद हैं, इसलिए हमने निवास में बहुत सारे फूल लगाए हैं। हर बार जब वह लौटता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से आंगन में फूलों की देखभाल करता है। दाओहुआ ने आंगन में सुनहरे गुलदाउदी को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई डोंग को फूलों से इतना प्यार होगा। आंगन के दूसरे छोर पर डोंग युवानक्सुआन, जिसके पीछे एक नौकर था, अपनी बहन के आंगन की ओर तेजी से चल रहा था। जैसे ही वह प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, उसने एक आकर्षक गुलाबी आकृति को फूलों का आनंद लेते हुए देखा और तुरंत वहीं रुक गया। हालांकि फूल चमकीले थे, लेकिन एक खूबसूरत महिला की मुस्कान की तुलना में वे फीके थे। अपनी आंखें बंद करके दाओहुआ को देखते हुए, फूलों की खुशबू को सूंघते हुए, डोंग युवानक्सुआन के होठों पर अनजाने में एक मुस्कान आ गई। फूलों की खुशबू लेने के बाद दाओहुआ ने उन्हें नीचे रख दिया, अपनी नजरें घुमाई और कुछ ही दूरी पर डोंग युवानक्सुआन को देखा। तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, भाई डोंग। उसकी उज्ज्वल और प्रसन्न मुस्कान को देखकर डोंग युवानक्सुआन की आंखें चमक उठी, और आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद वह हंसते हुए उसकी ओर चला गया। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। युवानयाओ कुछ लेने के लिए कमरे में वापस चला गया, और मैं यहाँ उसका इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप उसे ढूंढ रहे हैं? मैं उसे बुला सकता हूँ। नहीं, डोंग युवानक्सुआन ने दाओहुआ को रोकने के लिए तुरंत आवाज लगाई। मैं युवानयाओ की तलाश नहीं कर रहा हूँ। दाओहुआ, क्या आप बस यहीं से गुजर रहे हैं? डोंग युवानक्सुआन ने अपना सिर हिलाया, अपने नौकर से एक लंबा बक्सा लिया, और जैसे ही उसने उसे खोला, उसने कहा, मैं अगस्त में आपके जन्मदिन के लिए जिंगयुन प्रांत में था और आपके लिए उपहार तैयार करने का समय नहीं था। अब जब हम घर वापस आ गए हैं, तो यह आपके लिए इसे तैयार करने का सही समय है। जैसे ही वह बोला, उसने उसे बक्सा सौंप दिया। वह उसे उपहार देने के लिए विशेष रूप से सुबह सुबह आया था। बक्से में चाबुक को देखकर दाओहुआ ने आश्चर्य दिखाया और उसे छुआ। यह बहुत मूल्यवान है। वह पिछले कुछ समय से चाबुक से अभ्यास कर रही थी और चाबुक की गुणवत्ता को पूरी तरह से पहचान सकती थी।
डोंग युवानिक सुआन ने बॉक्स को दाओहुआ के हाथों में दिया। यह आपके जन्मदिन का उपहार है, इसके बारे में अजनबी मत बनो। दाओहुआ ने बक्सा पकड़ते हुए और कुछ झिझकते हुए डोंग युवानिक सुआन के चेहरे पर दृढ़ भाव देखा और धन्यवाद के साथ नर्म हो गया। धन्यवाद, भाई डोंग। उसे इसे स्वीकार करते देख डोंग युवानक सुआन मुस्कुराया। जब तक आप इसे पसंद करते हैं। दाओहुआ ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे यह वाकई पसंद है। डोंग युवानक सुआन ने आंगन में देखा। आप युवानयाओं की प्रतीक्षा करें, मैं लिटिल प्रिंस और अन्य को ढूंढने जा रहा हूँ। दाओहुआ ने सिर हिलाया और डोंग युवानक सुआन के चले जाने के बाद उसने बॉक्स में चाबुक को देखा, ढक्कन बंद कर दिया और उसे पकड़ने के लिए वांग मैनमैन को सौंप दिया। उसी समय डोंग युवानयाओ बाहर आया। मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना। वह कौन था? दाओहुआ, तुम्हारा भाई। डोंग युवानयाओ ने रुकते हुए कहा, वह मुझसे क्या चाहता है? दाओहुआ मुस्कुराया, वह तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था, वह मुझे जन्मदिन का उपहार देने आया था। ऐसा कहते हुए उसने वांग मैनमैन के हाथ में बॉक्स की ओर इशारा किया। यह क्या है? जिज्ञासु डोंग युवानयाओ ने बक्सा खोला और अंदर चाबुक देखा। वो एक पल के लिए रुकी और फिर हंसी। यह कोड़ा हमारे भाई को हमारे दादाजी ने दिया था। कहा जाता है कि इसे उत्तरी खानाबदोश कुलीन वर्ग से जब्त किया गया था। दाओहुआ ने तुरंत कहा, चूंकि यह आपके दादा ने आपके भाई को दिया था, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कृपया इसे वापस करने में मेरी मदद करें। डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ पर तुरंत दबाव डाला और हंसते हुए कहा, एक बार दिया गया उपहार वापस नहीं लिया जा सकता। यदि यह आपको दिया गया है, तो इसे रख लें। मेरे भाई ने निश्चित रूप से देखा कि आप चाबुक के साथ अभ्यास कर रहे थे और उसके हाथ में एक अच्छा चाबुक था, इसलिए उसने इसे आपको उपहार के रूप में दे दिया। शर्माओ मत, बस इसे ले लो। डोंग युयान्याओ को इतनी लापरवाही से बोलते हुए देखकर दाओहुआ ने इसे वापस करने पर जोर नहीं दिया। चलो, मेरी माँ से मिलने चल। पहली चाची, दूसरी चाची। जैसे ही दाओहुआ ने मैडम डोंग के कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि उसकी पहली चाची और दूसरी चाची उसके दो चचेरे भाइयों के साथ बैठी थीं और चाय पी रही थीं। जैसे ही फैन परिवार और जियान परिवार ने दाओहुआ को अंदर आते देखा, उन्होंने तुरंत अपने चाय के कप नीचे रख दिए, खड़े हो गए और थोड़ी देर के लिए उसे सिर से पैर तक ऊपर उठाते हुए उसके पास चले गए। डोंग युवानयाओ ने समय पर दाओहुआ को जाने दिया और मैडम डोंग के बगल में बैठ गया। थोड़ी देर बाद फैन परिवार ने दाओहुआ के माथे पर थपथपाया, तुम लड़की, तुम इतनी साहसी क्यों हो? उसने जिंगयुन प्रांत में भागने का साहस किया जहां एक महामारी फैल गई थी, और जब उसने पहली बार खबर सुनी, तो वह सचमुच चौंक गई थी। मैडम डोंग ने हंसते हुए जारी रखा, वास्तव में, यही इस संबंध में बेहतर है, कम से कम उसने परिवार को बताया। मेरी लड़की हमें बताए बिना चुपचाप चले जाने के लिए पिटाई की हकदार है। डोंग युवानयाओ ने तुरंत जवाब दिया, माँ, मैंने एक पत्र छोड़ा था। मैडम डोंग ने डोंग युवानयाओ की ओर घूर कर देखा, अभी भी बात कर रहे हैं, आप बिना अनुमति के आगे बढ़ गए, बस रुकिए, मैं आपसे बाद में निपटूंगा। डोंग युयान्याओ ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और दाओहुआ की ओर देखने लगी, जिसे डांटा भी जा रहा था, जिससे उसे साझा दुर्भाग्य का आभास हुआ। दोनों चाचियों ने दाओहुआ को बारी बारी से व्याख्यान दिया, और वह चुपचाप सुनती रही, समय समय पर सिर हिलाती रही, और उनके समाप्त होने के बाद ही वह मुस्कुराए और पूछा, पहली चाची, दूसरी चाची, आपको यहाँ क्या लाया है? फैन परिवार ने हंसते हुए कहा, आपके सबसे बड़े चाचा ने सुना कि आप लौट आए हैं और प्रांतीय गवर्नर के आवास पर रह रहे हैं। आपके चाचा आपके बारे में चिंतित हैं और आपको याद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वे साहसपूर्वक आपसे मिलने आए। यह कहते हुए उसने मैडम डोंग की ओर क्षमा प्रार्थी दृष्टि से देखा। मैडम डोंग तुरंत हंसी, आप क्या कह रही हैं, मैडम ली? युवानया और यही करीबी दोस्त हैं, और हमारे परिवारों को वास्तव में भविष्य में एक दूसरे से मिलना चाहिए। फैन परिवार मुस्कुराया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने दिल में समझ गई कि यह मैडम डोंग की विनम्र टिप्पणी थी। ली परिवार व्यापारियों का परिवार था,
जबकि डोंग परिवार डुकल हाउस से संबंधित था। दोनों परिवारों के बीच स्थिति का अंतर बहुत अधिक था। अगर इस बार बच्चे उनके साथ नहीं होते तो वे उनसे मिलने की हिम्मत नहीं करते। बाद में जब दोनों चाचियों ने मैडम डोंग के साथ बातचीत की, तो दाओहुआ ने अपने दो चचेरे भाइयों को डोंग युवानयाओ से मिलवाया। उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और एक दूसरे से परिचित हुए। क्या आप बाद में अपनी मौसी के घर जा रहे हैं? मैडम डोंग ने दाओहुआ से पूछा। फैन परिवार ने हंसते हुए कहा, इस बार नहीं। घर की बड़ी मैडम और मेरी बहन हमारे इंतजार में बेचैन हो रही होंगी। हम उन्हें और उनके भाई बहनों को साथ रखने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैडम डोंग मुस्कुराई, अगर ऐसा है तो आप शायद बाद में नाव से जाएंगे। इन दोनों लड़कियों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, पहले उन्हें कुछ खाने के लिए जाने दीजिए। फैन परिवार ने दाओहुआ की ओर सिर हिलाया, आगे बढ़ें। एक बार जब आप काम पूरा कर लेंगे तो आपका भाई और अन्य लोग भी शायद तैयार हो जाएंगे। डोंग युवानयाओ दाओहुआ को डाइनिंग हॉल में ले गया और दाओहुआ अपने दो चचेरे भाइयों को भी अपने साथ ले गया। भोजन के दौरान दाओहुआ ने बहनों ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन से कहा, सिस्टर जिक्सुआन, सिस्टर जिक्सिन, क्या आप मेरे घर आकर कुछ देर खेलना चाहेंगी? ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों रुचि दिखा रहे थे। यह देखकर दाओहुआ ने तुरंत कहा, यदि आप जाना चाहते हैं तो जल्दी करें और दोनों चाचियों से बात करें। क्या उन्होंने किसी को वापस जाकर सामान पैक करने का निर्देश दिया है? ली जिक्सुआन ने झिझकते हुए कहा, क्या यह अंकल और आंटी को परेशान करेगा? दाओहुआ, परेशानी किस बात की? एक बार जब आप मेरे स्थान पर होंगे तो आप बस मेरे साथ कक्षाओं में भाग लेंगे। इससे मेरी माँ और पिताजी को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। डोंग युवानयाओ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जब आपके पास बाहर जाने और मौज मस्ती करने का मौका है तो संकोच क्यों करें? अगर ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ महीने पहले ही घर से निकला था, तो मैं अब यही के साथ जिंगझोउ के लिए रवाना हो गया होता। ली जिक्सुआन ने एक पल के लिए सोचा, ठीक है, अब हम माँ से बात करेंगे। दाओहुआ ने सिर हिलाया, फिर आगे बढ़ें। दोनों के चले जाने के बाद डोंग युवानयाओ ने ईर्ष्या से कहा, आह, काश मैं भी साथ जा पाता। दाओहुआ ने सीधे जवाब दिया, अभी इसके बारे में सोचे भी नहीं, यह आपकी चिंताओं को बढ़ा देगा। डोंग युवानयाओ का चेहरा उतर गया, यान यही, क्या आप मुझे सांत्वना का एक शब्द भी नहीं दे सकते? मैं यह आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप समय पर वास्तविकता का सामना कर सके, अवास्तविक उम्मीदें लगाए बिना, ताकि अंत में आपका दिल न टूटे। आपने शायद कुछ भी नहीं कहा होगा। मेरी माँ ने भी मुझे अभी तक सजा नहीं दी है, और आप जो कह रहे हैं, उससे मैं पहले से ही पिछवाड़े में बंद दुखी दिनों का अनुमान लगा सकता हूँ। डाइनिंग हॉल से आवाजें सुनकर ली बहनें, ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन, जो अभी अभी बाहर निकली थीं, आश्चर्यचकित रह गईं। हमारा चचेरा भाई मिस डोंग से बहुत परिचित हो गया है। चचेरी बहन मिलनसार है, वो और मिस डोंग एक जैसे व्यक्तित्व वाले हैं। दीदी, क्या तुम्हें लगता है कि माँ हमें मौसी के घर जाने के लिए राजी कर लेंगी? उसे करना चाहिए, है ना? इसके बारे में चिंता करना बंद करो, चलो पूछें और पता लगाएं। मैडम डोंग के कमरे में अपनी बेटियों की बातें सुनने के बाद फैन परिवार और जियान परिवार बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। चूंकि दाओहुआ ने आपको खेलने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए आपको जाना चाहिए और कुछ दिनों के लिए मौज मस्ती करनी चाहिए। दाओहुआ की तरह यान वेनशियू ने भी कुछ चचेरे भाइयों को यान परिवार के घर पर मिलने के लिए आमंत्रित किया। इस बार ली झिंगनियन साथ आए, आंशिक रूप से क्योंकि वह बच्चों के बारे में चिंतित थे, लेकिन अपने बहनोई को बधाई देने के लिए भी। सम्राट ने उसके बहनोई को पुरस्कृत किया था, और वे इसके बारे में जानते थे, इसलिए यह उचित था कि वे बधाई देने जाएं। अंततः समूह सुबह 9 बजे से 11 बजे सुबह 10 बजे की चौथी तिमाही में नाव पर चढ़ गया। केबिन में जब ली जिक्सिन ने वह बक्सा देखा जो वांग मैनमैन हमेशा अपने हाथों में रखता था, तो वह मुस्कुराए और पूछा, चचेरे भाई, वो कौन सी चीज है जो आपकी नौकरानी के हाथ में है? दाओहुआ ने हंसते हुए कहा,
यह एक जन्मदिन का उपहार है जो डोंग युवानयाओ ने मुझे दिया है। ली जिक्सन ने तुरंत पूछा, क्या हम देख सकते हैं? दाओ हुआ ने हंसते हुए कहा, बेशक आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखा न जा सके। यह कहते हुए उसने वांग मनमन को बक्सा खोलने का इशारा किया। कितना सुंदर चाबुक है। ली जिक्सन ने तुरंत चाबुक निकाला। उसने नृत्य का अध्ययन किया और रिबन नृत्य करना जानती थी। चाबुक को देखते हुए उसके हाथ उसे आजमाने के लिए मचलने लगे और उसने तुरंत दाओहुआ से कहा, चचेरे भाई, क्या मैं इसके साथ नृत्य कर सकती हूँ? मैंने पहले कभी चाबुक के साथ नृत्य नहीं किया है। दाओहुआ ने सिर हिलाया, बेशक। दाओहुआ की अनुमति देखकर ली जिक्सन ने तुरंत चाबुक लिया और डेक पर भाग गया, फिर उसे चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। दाओहुआ और ली जिक्सुआन मुस्कुराते हुए उसके पीछे चले गए। जियो येयांग सहित केबिन के लोगों ने यह देखा और देखने के लिए बाहर आ गए। चाबुक के साथ नृत्य करने के लिए ताकत और कौशल दोनों की आवश्यकता होती है। हालांकि ली जिक्सन ने नृत्य का अभ्यास किया, लेकिन उसकी ताकत बहुत मजबूत नहीं थी और कुछ समय बाद उसने रुचि खो दी। आउच, यह चाबुक रिबन जैसा कुछ नहीं है। मैं यह नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि मैं गलती से खुद को मार सकता हूँ। इसके साथ ही उसने चाबुक दाओहुआ को लौटा दिया। दाओहुआ ने मुस्कुराहट के साथ चाबुक स्वीकार किया। इस समय ली जिक्सुआन ने अचानक कहा, चचेरे भाई, क्या तुम चाबुक के साथ नृत्य करने में सक्षम नहीं हो? तुम हमें क्यों नहीं दिखाते? अपने दो चचेरे भाइयों को आशा से आगे देखते हुए दाओहुआ ने डेक पर नजर डाली और देखा कि वहां बहुत जगह थी। वह मुस्कुराए और सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हें अपना कौशल दिखाऊंगी। इसके साथ ही उसने तेजी से अपने शरीर को हिलाया और कुछ घूमते कदमों के साथ डेक के केंद्र तक पहुंच गई। अपनी बाहों के झटके से उसने चाबुक को जोर से तोड़ दिया। फिर कदमों, पलटियों और घुमावों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करते हुए दाओहुआ ने शक्ति और स्वभाव के साथ चाबुक चलाया, जिससे वह हवा में सीटी बजाती रही। न केवल बहनें ली जिक्सुआन और ली जिक्सन मोहित हो गईं, बल्कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले जियो येयांग और अन्य लोग भी प्रशंसा के भाव प्रकट करते हुए अनायास ही उज्ज्वल हो गए। अच्छा, यान वेनकाई मदद नहीं कर सके लेकिन प्रशंसा में चिल्लाए, और जियो येयांग और अन्य लोगों ने भी अपनी प्रशंसा दिखाई। एक बार जब दाओहुआ ने चाबुक हटा दिया, तो झोऊ चेंगे ने हंसते हुए कहा, यान बहन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चाबुक चलाने में इतनी कुशल हो जाओगी। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल किन ने कहा कि मेरी ताकत अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है, और मेरी सटीकता भी पर्याप्त नहीं है। मुझे अभ्यास जारी रखने की जरूरत है। यान वेनकाई मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, यह प्रभावशाली है, बड़ी बहन। यदि आप इसी तरह अभ्यास करती रहेंगी, तो भविष्य में जब हम प्रतिस्पर्धा करेंगे तो मुझे सावधान रहना होगा। इसके साथ ही उसने दाओहुआ के हाथ से चाबुक ले लिया। यह एक बढ़िया विप है। आपने इसे कब खरीदा? दाओहुआ ने उत्तर दिया, डोंग युवानयाओ ने इसे मुझे दिया, कहा कि यह एक मेकअप जन्मदिन का उपहार था। यह सुनकर जियो येयांग की मुस्कान तुरंत भ्रूभंग में बदल गई। यान वेनकाई ने चाबुक को 2 बार घुमाया और फिर उसे दाओहुआ को लौटा दिया। डोंग युवानयाओ विचारशील है, यह जानते हुए कि आपको एक अच्छे चाबुक की आवश्यकता है। आप भविष्य में घोड़ों की सवारी करते समय इसका उपयोग कर सकते हैं। दाओहुआ मुस्कुराए और सिर हिलाया, चाबुक को वापस डिब्बे में रखने से पहले लापरवाही से लपेट दिया। पास खड़े जियो येयांग ने देखा कि दाओहुआ ने प्यार से चाबुक को ऐसे हटा दिया जैसे कि वो कोई खजाना हो, और किसी कारण से उसके दिल में एक अकथनीय बेचैनी महसूस हुई। केबिन में लौटते ही उसके चेहरे पर बादल छा गए। देख पर दाओहुआ ने कुछ देर तक सबके साथ बातचीत की और मुस्कुराई। अपने चौथे भाई को 2 चचेरे भाइयों को दूर के दृश्यों को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करना सिखाते हुए, और अपने दूसरे चाचा और 3 चचेरे भाइयों को अपने सबसे बड़े भाई के साथ बात करते हुए देखकर उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि जियो येयांग का कोई संकेत नहीं था। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? दाओहुआ ने चारों ओर देखा और जियो येयांग को अकेले बैठे चाय पीते हुए पाया। उसे दूर नदी की ओर एकटक देखते हुए और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को याद करते हुए
उसे अचानक उसके लिए खेद महसूस हुआ। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा और याद करते हुए कि डोंग युवानक्सुआन ने उसे जो चाबुक दिया था वह उसे कितना पसंद करती थी, उसे उससे बात करने का मन नहीं हुआ। बिना कुछ कहे उसने फिर से अपना सिर घुमा लिया। उसे इस तरह से व्यवहार करते देख दाओहुआ कुछ हद तक हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बात पर फिर से नाराज हो रहा है। हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी, वह हंसी और उसके सामने बैठ गई, मेज पर चाय का बर्तन देखा और बिना पूछे अपने लिए एक कप चाय पी ली। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, यह किस तरह की चाय है? दाओहुआ ने सुगंधित चाय की सुगंध की गहरी सांस ली, एक घूंट लिया, थोड़ी देर तक उसका स्वाद लिया और सिर हिलाया। कुरकुरा, मीठा और भरपूर सुगंधित, स्वादिष्ट। उसने तुरंत एक बड़ा घूंट पीते हुए कहा। उसे इस तरह देखकर जियो यांग को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। ये वही रॉकती है। अगर आपको यह पसंद है तो मैं डेफू से आपके लिए कुछ ले सकता हूँ। बिना किसी विनम्रता के दाओहुआ ने बार बार सिर हिलाया। ओह हाँ, कृपया। प्राचीन समय में परिवहन असुविधाजनक था और कई स्थानीय व्यंजनों को आसानी से प्रसारित नहीं किया जा सकता था। केवल शक्तिशाली अभिजात वर्ग ही विभिन्न स्थानों से प्रसिद्ध उत्पादों को प्राप्त कर सकता था। जाहिर है, यान परिवार के पास अभी तक क्षमता नहीं थी। यह देखकर कि वह कितनी सहज थी, जियो येआन को और भी अच्छा महसूस हुआ और उसने अपने चाय के कप से एक घूंट भी पी लिया। उनके पीछे डेफो अपने मालिक के मूड में सुधार देखकर चुपचाप मुस्कुराया और चुपचाप पीछे हट गया। जियो येयांग ने देखा कि दाओहुआ छोटे छोटे घूंट में चाय पी रहा था, पूरी तरह से संतुष्ट दिख रहा था, और एक पल के लिए सोचने के बाद वह अभी भी विरोध नहीं कर सका और लापरवाही से कहने का नाटक किया, जिस तरह से आपने अभी उस चाबुक का इस्तेमाल किया वह बुरा नहीं था। यह सुनकर दाओहुआ तुरंत मुस्कुरा उठी, उसकी आंखें झुक गईं। जियो येयांग, आपको युवानक्सुआन द्वारा दिया गया चाबुक वास्तव में पसंद आ रहा है? ज्यादा सोचे बिना दाओहुआ ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह चाबुक काफी उपयोगी है और चलाने में आसान लगता है, उसने कहा, फिर रुकी। बात सिर्फ इतनी है कि यह कुछ ज्यादा ही कीमती है। जियो येयांग चुप हो गया। यदि आपको यह बहुत मूल्यवान लगता है तो भविष्य में इसका उपयोग करने से बचना सबसे अच्छा है, ताकि छोटे अपराधियों को आकर्षित न किया जा सके। दाओहुआ के चेहरे पर सहमति दिखाई दी और उसने सिर हिलाया। मैं यही सोच रही थी, किसी को धन का दिखावा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चाबुक सोने के धागों से जड़ा हुआ है, बहुत शानदार है। मैं इसे जमीन पर इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह सुनकर जियो येयांग अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाने से नहीं रोक सका। ठीक है, मेरे पास काफी चाबुक हैं, मैं तुम्हें एक बाद में भेजूंगा। दाओहुआ ने तुरंत मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद एक खरीद सकता हूँ। आखिरकार चाबुक हर जगह मिल सकते हैं। जियो येयांग ने रुकते हुए कहा, इतनी परेशानी क्यों झेलें? बाहर के चाबुकों की गुणवत्ता संभवतः मेरे से मेल नहीं खा सकती। इसके अलावा यह सिर्फ एक चाबुक है, तुम्हें मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है ना? दाओहुआ ने सोच में अपना सिर झुकाया, फिर प्रसन्नता से उत्तर दिया, यह सच है। उसे सहमत देखकर जियो येआन की थोड़ी सी परेशानी पूरी तरह से गायब हो गई और उसने पहले की तुलना में थोड़ी तेजी से अपनी चाय पी ली। 1.5 घंटे बाद वे वुहुआ पर्वत पर पहुंचे। क्या आप वापस जाने से पहले यहाँ कुछ खाना चाहेंगे? जियो येयांग ने दाओहुआ से पूछा। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, हमारे पास जहाज पर नाश्ता है और इस समय कोई भी वास्तव में भूखा नहीं है। यान वेंशियू ने भी साथ में सिर हिलाया। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा, फिर दूसरों की ओर। ठीक है, मुझे पता है कि आप घर जाने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए मैं जिद नहीं करूंगा। यह कहकर वह जहाज से निकलने ही वाला था। इंतजार, दाओहुआ ने उसे रोका। जियो येयांग पीछे मुड़ा, क्या कुछ और है? दाओहुआ, इस समय के दौरान आप मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इसे ज्यादा न करें, न ही अपने आप को बहुत अधिक परिश्रम करें।
आप हाल ही में एक बीमारी से उबरे हैं, और हालांकि आप बेहतर हैं, आपका शरीर अभी भी कमजोर है। आपको कुछ समय के लिए इसके पोषण का ध्यान रखना होगा। एक बार जब मैं घर पहुंचूंगा, तो मैं आपके लिए कुछ खाना भेजूंगा। हल्का खाना याद रखें, ठीक है? जियो येयांग ने धैर्यपूर्वक सुना और उसकी चिंता से प्रसन्न महसूस किया। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर धीरे से पूछा, और कुछ? दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया, फिलहाल नहीं। जियो येयांग मुस्कुराया, जहाज छोड़ने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने केवल 2 कदम ही उठाए थे कि उसे वापस बुला लिया गया। आपका दूरबीन। दाओहुआ द्वारा सौंपे गए दूरबीन को देखते हुए जियो येयांग ने इसे नहीं लिया। आप इसे खेलने के लिए रखिए। यह कहते हुए वह रुका, फिर चिढ़ा, तुम मुझे दोबारा नहीं रोकोगे, है ना? नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ घर जा सकता हूँ। दाओहुआ ने तुरंत सिर हिलाया, निश्चित रूप से, यदि आप किसी भी तरह निवास पर वापस गए तो आप अकेले होंगे। यह सुनकर जियो येयांग की आंखों में चमक आ गई। उसने अलग आंगन में उसका इंतजार कर रहे लोगों के बारे में सोचा। उसने अपना सिर हिलाया, कोई बात नहीं, मैं आपके परिवार के पुनर्मिलन के दौरान बीच में नहीं आना चाहता। इसके साथ ही उसने अन्य लोगों की ओर देखा जो दूर चले गए थे और हंसते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं वास्तव में इस बार जा रहा हूँ, मुझे दोबारा मत बुलाओ, अन्यथा मुझे लगेगा कि आप मुझे जाने देना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दाओहुआ ने तुरंत क्रोधित होकर कहा, तुम्हें जाने देना कौन सहन नहीं कर सकता? यदि गवर्नर गुओ अभी भी जेगुंग में नहीं होते, और इस व्यक्ति के पास उसकी देखभाल करने वाला कोई बुजुर्ग नहीं होता, तो वह उसे इतने लंबे और विस्तृत निर्देश देने की जहमत नहीं उठाती। जियो येयान के चेहरे पर चिढ़ाने वाले भाव को देखते हुए दाओहुआ ने अधीरता से अपना हाथ लहराया, जाओ, हमारी वापसी में देरी मत करो। जियो येयांग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर अंत में मुड़ा और उतर गया। इसके तुरंत बाद जहाज फिर से चल पड़ा, और जियो येयांग कुछ देर तक किनारे पर खड़ा होकर देखता रहा, जब तक कि दाओहुआ डेक पर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और निवास पर लौट आया। डेक पर दाओहुआ ने दूरबीन पकड़ रखी थी और जियो येयांग को गोदी से गायब होते हुए देख रहा था, फिर अंत में वापस केबिन में चला गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन बहनें उसके चारों ओर भीड़ गईं। उसके हाथ में दूरबीन को देखकर आश्चर्य से बोली, चचेरा भाई, छोटा राजकुमार वास्तव में आपके लिए अच्छा है, जो आपको इतनी दुर्लभ वस्तु इतनी आसानी से दे रहा है। दाओहुआ ने बेबाकी से कहा, वह और मैं दोस्त हैं। अगर उसके पास कुछ अच्छा है तो वह मुझे दे देता है, और अगर मेरे पास कुछ अच्छा है, तो मैं भी उसे दे दूंगा। ली जिक्सुआन ने दाओहुआ के चेहरे की ओर देखा, यह देखकर कि उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और किसी भी विशिष्टता से रहित थी, जोर से हंसी और अपना सिर हिलाया। वह इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही होगी, है ना? ली झिंगनियन ने भी दाओहुआ पर नजर डाली, यह महसूस करते हुए कि जियो येयांग से दूरबीन का उपहार वास्तव में कीमती था, और सोच रहा था कि क्या दाओहुआ लिटिल प्रिंस के बहुत करीब आ रहा है। हालांकि यान परिवार के भाइयों को आश्चर्यचकित न देखकर उसने अपनी चिंताओं को वापस ले लिया। दाओहुआ इस वर्ष केवल 12 वर्ष का था, और छोटा राजकुमार केवल 15 वर्ष का था। दोनों की उम्र खेलने कूदने की थी। शायद उनके समान स्वभाव के कारण ही उनमें अच्छी बनती थी। वेई की चौथी तिमाही दोपहर 2 बजे तक ऐसा नहीं हुआ कि दाओहुआ और उसका समूह अंततः जिंगझोउ शहर लौट आए। शहर में प्रवेश करने के बाद झोउ चेंगे यान भाई बहनों से अलग हो गए। आप परेशान करने वाले समूह हैं, आखिरकार आपने वापस आने का फैसला किया। यान परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों को मुख्य द्वार के बाहर इंतजार करते हुए देखकर यान वेंशियू और अन्य लोग जल्दी से गाड़ी से उतर गए और घुटने टेकने वाले थे, लेकिन मैडम ली ने उन्हें रोक दिया। यह अच्छा है कि आप वापस आ गए, अच्छा है कि आप वापस आ गए। मैडम ली ने एक हाथ से यान वेंशियू को और दूसरे हाथ से यान वेनकई को पकड़ रखा था। उनकी आंखें लाल हो रही थीं। जहां तक की बात है, वह गाड़ी से कूद गई और खुद को यान परिवार के मुखिया के आलिंगन में फेंक दिया। कुलमाता ने दाओहुआ को सिर से पांव तक देखा, तुम्हारा वजन कम हो गया है, तुम्हारा चेहरा पतला हो गया है।
दाओहुआ ने अपने गालों को रगड़ा, खुद को पतला महसूस नहीं किया। फिर भी उस पल में वो कुलमाता का खंडन करने का साहस नहीं करेगी। वो तुरंत अपनी दादी के कंधे पर झुक गई और खराब व्यवहार करने लगी। दादी को मुझे अच्छा पोषण देना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से मुझे शायद ही कोई अच्छा खाना मिला है। इन शब्दों को सुनकर कुलमाता का दिल तुरंत टूट गया और उसने दाओहुआ को घर में खींच लिया। यहाँ तक ली जिंगियान और उसके पीछे आए अन्य लोगों पर भी ध्यान नहीं दिया। आओ, दादी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएंगी। यह देखकर कि मैडम ली और तीसरी शाखा के लोग अपने अपने बच्चों में व्यस्त थे, यान जियुआन मुट्ठी और हथेली से सलाम के साथ आगे बढ़े और ली जिंगियान के साथ शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया, जबकि सन परिवार ने भी ली परिवार के 5 बच्चों की प्रशंसा की। यान वेंशयू द्वारा उसे याद दिलाने के बाद ही मैडम ली को होश आया और उसने अपने दूसरे भाई की ओर क्षमापूर्वक देखा। ली जिंगियान ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी यहाँ माता पिता हैं, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तभी उन्होंने बुजुर्ग महिला की मजबूत आवाज सुनी, वेंशयू, वेंताओ, वेंकाई, तुम दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आओ। यान वेंशयू और उनके दोनों भाई एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने लगे। वे अपनी बड़ी बहन से यह सुनकर चिंतित हो गए थे कि बुजुर्ग महिला जिंगयुन प्रांत में फंसने के कारण चिंता से बीमार पड़ गई थी, लेकिन अब उसकी आत्माओं को इतना ऊंचा देखकर उन्हें अंततः आराम महसूस हुआ। क्या तुमने बुढ़िया की आवाज नहीं सुनी? अब जाओ, ली झिंगनियन ने मुस्कुराते हुए उनसे आग्रह करते हुए कहा। मैडम ली को सिर हिलाते देख यान वेंशयू ने तुरंत अपने दोनों भाइयों को पीछे चलने के लिए प्रेरित किया। ये जिक्सुआन और जिक्सिन होंगे। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से कई साल हो गए हैं, और तुम दोनों युवा महिलाओं में बदल गई हो। मैडम ली मुस्कुराई और ली जिक्सुआन और उसकी बहन का हाथ पकड़ लिया, उन्हें ऊपर से नीचे देखा, और ली जिंगियान से कहा, जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं वे और अधिक सुंदर होते जाते हैं। फिर वो पूरे चेहरे पर मुस्कान के साथ ली चेनई और उसके 2 भाइयों की ओर मुड़ी, सभी अच्छे बच्चे। ली जिंगनन ने ली चेनई और उसके भाई बहनों से कहा, क्या आपने अभी तक अपनी चाची को बधाई नहीं दी है? ली भाई बहनों ने तुरंत शिष्टाचारवश अपने घुटने झुकाए। आंटी। मैडम ली ने झट से उनकी मदद की और फिर ली जिक्सुआन और उसकी बहन का हाथ पकड़ लिया। आओ, निवास में प्रवेश करें। ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन ने आज्ञाकारी रूप से मैडम ली को उनका नेतृत्व करने दिया। कभी कभी देखने के लिए ऊपर की ओर देखते थे, और वे और ली भाई दोनों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। जैसा उन्हें याद था, आंटी कुछ अलग लग रही थीं। उनकी याद में आंटी सौम्य और प्रतिष्ठित थीं, लेकिन अब, हालांकि अभी भी प्रतिष्ठित हैं, उनके पास अधिकार की एक अतिरिक्त भावना थी जिसने लोगों को सहज रूप से अधिक सावधानी से व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया, लापरवाही से कार्य करने का साहस नहीं किया। मैडम ली ने बच्चों के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया और चलते समय उन्होंने अपना सिर ली जिंगियान की ओर घुमाया। मास्टर अभी भी गवर्नर कार्यालय में कुछ मामलों को संभाल रहे हैं और बाद में सभी को देख पाएंगे। ली झिंगनियन ने मुस्कुराते हुए कहा, झिगाओ से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दी जाती है, उसे व्यस्त रहने दें, वापस आने की कोई जल्दी नहीं है। मैडम ली मुस्कुराई, यह ठीक है, मास्टर को अपनी प्राथमिकताएं पता हैं। जब तक मैडम ली झिंगनियन और उनके समूह को सोंगे कोर्टयार्ड तक ले गईं, तब तक यान परिवार की बूढ़ी महिला को यान वेनकाई और अन्य लोगों ने पहले ही मुस्कुराहट से भरे चेहरे पर ला दिया था। मेरे प्यारे ससुराल वालों, मैं अभी लापरवाह हो गया था, कृपया बुरा न माने। जैसे ही यान परिवार की बूढ़ी महिला ने ली जिंगियान को देखा, उसने तुरंत माफी मांगी। ली झिंगनियन झुकने के लिए आगे बढ़े। बूढ़ी औरत, कृपया ऐसा मत कहो, जिंगनियन इस तरह के शिष्टाचार को स्वीकार नहीं कर सकता। कुछ विनम्र शब्दों के आदान प्रदान के बाद यान परिवार की बूढ़ी महिला ली भाई बहनों की ओर मुड़ी। मैंने कुछ वर्षों में बच्चों को नहीं देखा है, वे सभी बड़े हो गए हैं। यह कहकर उसने सुन मां के हाथ से पहले से तैयार किए हुए उपहार ले लिए। वर्षों से मैडम ली द्वारा उनके परिवार के लिए किए गए प्रयासों को याद करते हुए यान परिवार की बूढ़ी महिला ने जो उपहार तैयार किए थे, वे काफी मूल्यवान थे, सभी सम्राट द्वारा पहले दिए गए पुरस्कारों में से चुने गए थे।
सम्राट से मिलने वाले पुरस्कार ज्यादातर सोने, चांदी और कपड़ों के रूप में मैडम ली के पास थे, लेकिन कुछ और असामान्य ट्रिंकेट यान झिगाओ ने अपनी मां के सम्मान के लिए चुने थे। उन्होंने यह देखकर ऐसा किया कि अन्य परिवारों के बुजुर्गों के पास हमेशा युवा पीढ़ी को देने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें होती थीं, जिससे बूढ़े और जवान दोनों खुश होते थे। पुरस्कारों के बीच गहने और खेलने की चीजें देखकर यान झिगाओ का पहला विचार अपनी मेहनती बूढ़ी मां के बारे में आया। अपनी पत्नी और सबसे बड़ी बेटी के लिए कुछ आरक्षित करने के अलावा बाकी लगभग पूरी तरह से बुढ़िया को दे दिया गया। वो आधिकारिक कर्तव्यों में व्यस्त थे और उनकी पत्नी को घरेलू मामलों का प्रबंधन करना था। बूढ़ी औरत की देखभाल की उपेक्षा करने की संभावना हमेशा बनी रहती थी और इन वस्तुओं के साथ परिवार बुढ़िया के प्रति अधिक चौकस हो सकता था। बुढ़िया ने ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन को 2 केसी सिल्क महल के पंखे दिए और ली चेनई, ली चेनलियांग और ली चेनजी को 3 वर्गाकार स्याही के पत्थर उपहार में दिए। सामान देखकर मैडम ली की आंखें चमक गईं। उसे याद आया कि महल में केवल 3 पंखे और 5 स्याही के पत्थर थे। मैडम ली ने यान परिवार की वृद्ध महिला की ओर कृतज्ञतापूर्वक देखा। वह जानती थी कि बुढ़िया अपना चेहरा दे रही थी। किनारे पर बैठे यान जियुवान और सन परिवार ने भी अभिव्यक्ति की झलक दिखाई, जबकि यान जिकियांग और वो परिवार, जिनका ध्यान पूरी तरह से यान वेंटाओ पर था, ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। ली झिंगनियन एक समझदार व्यक्ति थे और उन्होंने तुरंत आपत्ति जताते हुए कहा, कृपया उन्हें वापस ले लें, बूढ़ी मैडम, उन्हें ऐसी बढ़िया चीजों की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उन्हें दाओहुआ के लिए बचाएं। बूढ़ी महिला यान ने ली झिंगनियन पर नजर डालते हुए झुंझलाहट दिखाई, ये बच्चों के लिए हैं और इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। उसने ली चेनई और अन्य लोगों की ओर मुड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अच्छे बच्चों, आगे बढ़ो और उन्हें ले जाओ। ली चेनई और उनके भाई बहन झिझकते हुए ली झिंगनियन की ओर देखने लगे। उस समय दाओहुआ मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ, महल के पंखे ले गया और अपने 3 पुरुष चचेरे भाइयों को स्याही का पत्थर सौंपने से पहले उन्हें अपने चचेरे भाइयों के हाथों में थमा दिया। चचेरे भाई, कृपया विनम्र मत बनो। मेरी दादी बस एक दयालु बुजुर्ग बनना चाहती हैं और आपको उनकी इच्छा पूरी करनी होगी। बूढ़ी महिला यान मुस्कुराए और दाओहुआ पर तिरछी नजर डाली, फिर ली जिंगियान से कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुझे यह लड़की सबसे अच्छी लगती है, मुझे यह पसंद है। वह मुझे पूरे परिवार में सबसे ज्यादा समझती है। ली झिंगनियन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दाओहुआ को आपने तब से पाला है जब वह छोटी थी, स्वाभाविक रूप से वह आपके दिल के सबसे करीब है। बूढ़ी औरत यान इस टिप्पणी से प्रसन्न हुई और खुशी से झूम उठी। जब दाओहुआ उसके पास वापस बैठी, तो उसने डांटते हुए कहा, यह लड़की हर पहलू में अच्छी है, बस कुछ ज्यादा ही शरारती है। ली जिंगनन ने तुरंत कहा, इसीलिए उसे नियंत्रण में रखने के लिए ओल्ड मैडम के 5 फिंगर्स माउंटेन की आवश्यकता है। दाओहुआ ने ओल्ड लेडी यान की बांह पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, दूसरे अंकल, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपको दादी को मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए मनाना चाहिए। बुढ़िया ने तुरंत उस पर तिरछी नजर डाली, वह क्या है? क्या मैं आपके साथ खराब व्यवहार करता हूँ? यहाँ तक कि अपने चाचा से शिकायत करने भी जा रहे हो? दाओहुआ ने तुरंत उसे आश्वस्त किया, दादी दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हैं। बूढ़ी औरत यान ने दाओहुआ के सिर पर थपथपाया और कहा, ओह, तुम छोटे बदमाश हो। दाओहुआ अपनी आस्तीन के पीछे धीरे से हंसी, बुढ़िया के कंधे पर झुकते ही उसकी आंखें खुशी से झुक गईं। कुछ ही देर में यान येहुआन और उसकी बहनें, जो स्कूल में थीं, यान वेंजी और यान वेनबिन के साथ भी आ गईं। अभिवादन के बाद सभी लोग आसपास बैठ गए और हंसी मजाक से बातें करने लगे। ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन के हाथों में महल के प्रशंसकों को देखकर यान येहुआन, यान येशुंग और यान यल सभी कुछ हद तक ईर्ष्यालु थे और साथ ही अपने दिलों में कुछ असहज महसूस कर रहे थे। उनकी दादी ने इतनी कीमती चीजें बाहरी लोगों को दी, लेकिन उन्हें नहीं। शाम होने ही वाली थी कि यान झिगाओ ने अपना काम खत्म किया और पीछे के आंगन में लौट आया। यह आकलन करने के बाद कि दाओहुआ और यान वेनशियो भाई सुरक्षित और स्वस्थ थे,
उन्होंने ली जिंगियान को मुट्ठी और हथेली से सलामी दी। कुत्ते के घंटे की शुरुआत में शाम 7 बजे सभी ने खुशी खुशी एक साथ खाना खाया। रात के खाने के बाद दाहुआ अपनी 2 चचेरी बहनों को अपने आंगन में ले गई, जबकि ली चेन्नई और उनके भाइयों को यान वेंशियू ने ले जाया। कुछ देर बातें करने के बाद बाकी लोग भी तितर बितर हो गए। परिवार की दूसरी शाखा। एक बार जब यान यल अपने आंगन में लौटी तो उसने अपना आपा खो दिया और यान जियुवान और सन परिवार से शिकायत की, पिताजी, माँ, क्या दादी अभी भी हमारी अपनी दादी हैं? वो हमेशा मेरी बड़ी बहन का पक्ष लेती थी, लेकिन अब वो व्यापारी परिवारों के बच्चों के साथ हमसे भी बेहतर व्यवहार करती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे प्रति बिल्कुल भी स्नेही नहीं है। अपना मुंह बंद करें। यान झियुवान ने यान यल की ओर देखते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई, नाराज होकर कहा, तुमने जो शिष्टाचार और शिष्टाचार सीखे थे वे सब कहाँ चले गए? क्या आप अपनी ही दादी के बारे में ऐसे बोलते हैं? यान यल ने मैडम सन के पीछे डरते हुए छिपते हुए अपनी गर्दन थोड़ी सी सिकोड़ ली। मैडम सन ने यान येल के सिर पर थपथपाया, आप बिना फिल्टर के बोलने की आदत कब छोड़ेंगे? अगर नहीं कर सकते तो अपनी बहन की तरह बनो और चुप रहो। यान येहुआन, जो पास ही थी, ने तुरंत अपने माता पिता और बहन की ओर देखा, फिर अपनी आंखें नीचे कर लीं। यान जियुवान का गुस्सा थोड़ा कम होता देख यान वेंजी पास बैठ गई और बोली, छोटी बहन की बात सही है ना? बादशाह की दी हुई चीजें हमारी सबसे बड़ी चाची के अलावा सबसे ज्यादा बूढ़ी मैडम के पास हैं। फिर भी उसने हमें कभी भी 1 या 2 चीजें नहीं दी। यान जियुवान ने अपने बेटे की ओर घूर कर देखा, तुम बार बार उन्हें सम्मान नहीं देते, तुम्हारी दादी तुम्हें अपनी बहुमूल्य संपत्ति क्यों देगी? मैडम सन ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, मुझे आज समझ में आ गया है कि आपके सबसे बड़े चाचा का मतलब बहुत स्पष्ट है, जो कोई भी ओल्ड मैडम का पक्ष जीत सकता है, उसे उनसे मूल्यवान वस्तुएं मिलेंगी। आह भरते हुए उसने आगे कहा, मैं आपको 3 बताऊं, जब आपके पास खाली समय हो, तो अपने आप को अपनी दादी के सामने अधिक प्रदर्शित करें। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, स्नेह स्वाभाविक रूप से विकसित होगा। दाओहुआ को बूढ़ी मैडम पर इतना एहसान क्यों है? क्या यह उस गहरे बंधन के कारण नहीं है जो उनके बचपन से ही रहा है? बूढ़े लोगों को यह अच्छा लगता है जब बच्चे और पोते पोतियां उनके आसपास होते हैं। जब तक आप अपनी दादी को खुश कर सकते हैं, स्वाभाविक रूप से लाभ मिलेगा। संक्षेप में, आपको याद रखना चाहिए, आप जो भी चाहते हैं, उसके लिए आपको पहले प्रयास करना होगा। दाओहुआ ने सच कहा, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना काम के मिलता है। ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन दाओहुआ के पीछे पीछे उसके आंगन तक गए, और भले ही रात का समय था, वे आंगन में फूलों और पौधों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। हवा में फीकी खुशबू से घिरे, वे दोनों गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। कजन सिस्टर, आपका आंगन वास्तव में प्यारा है, ली जिक्सुआन ने ईमानदारी से कहा। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको यह पसंद है, तो आप दोनों कुछ और दिन रह सकते हैं। इसके साथ वो उन्हें मुख्य घर में ले गई। ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन उसके पीछे पीछे अंदर गए और उनकी पहली छाप विशालता और सुंदरता की थी, जिसमें बहुत अधिक साज सज्जा नहीं थी, फिर भी हर एक उत्कृष्ट थी। इस बिंदु पर दाओहुआ ने गयू और लिक्सिया से पूछा, क्या नुवान मंडप तैयार है? गुयू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सुबह से तैयार है, और सभी युवा मालकिनों का सामान वहां ले जाया गया है। दाओहुआ ने सिर हिलाया, फिर ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन को खींचकर सोफे पर बैठाया। उसने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए चाय बनाई, और जैसे ही उसने उन्हें चाय दी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे आशा है कि मेरे प्यारे चचेरे भाइयों को नुवान मंडप साझा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ली जिक्सुआन ने चाय ली और हंसते हुए कहा, चचेरे भाई, इस तरह बात मत करो। कैसी असुविधा? मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा है। ली जिक्सिन ने कहा, बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि हमारी यात्रा से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, चचेरे भाई। दाओहुआ ने चंचलता से डांटते हुए कहा, परेशान? मैं आपके आने का इंतजार नहीं कर सकता। जब तक आप यहाँ हैं, बस अपने आप को घर पर रखें,
और कृपया मेरे साथ समारोह में खड़े न हों। जब मैं आपके घर गया तो मैंने खुद को काफी सहज बना लिया। यह शर्म की बात होगी अगर आप वापस आने पर आनंद नहीं लेंगे। दाओहुआ को इस तरह बोलते हुए सुनकर ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन दोनों हंसे और एक ही समय में राहत महसूस की। चूंकि चचेरा भाई समारोह में खड़ा नहीं था, इसलिए वे अधिक सहज भी हो सकते थे। तभी वांग म्यानमेन मुस्कुराते हुए अंदर आए। मिस, नहाने का पानी तैयार है। दाओहुआ ने सिर हिलाया और ली जिक्सुआन और उसकी बहन से कहा, आप दिन भर नाव पर रहे हैं, आप थक गए होंगे, है ना? धोने के बाद आप आराम कर सकते हैं। ली जिक्सुआन ने सिर हिलाया और ली जिक्सिन के साथ नौकरानी के पीछे कपड़े धोने के लिए बगल के कमरे में चली गई। उन दोनों के समाप्त होने के बाद दाओहुआ ने स्नान किया। जब उसका काम खत्म हुआ, तब तक ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन पहले से ही नुवान मंडप के बिस्तरों में लेटे हुए थे। जल नीला कार्डिगन और हल्के नीले रंग की लंबी स्कर्ट पहने, कमर तक लंबे बाल कंधों पर लपेटे हुए, दाओहुआ अंदर आई और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कुछ गायब है? ली जिक्सुआन जल्दी से उठ बैठा, कुछ भी गायब नहीं है, सब कुछ सही है। दाओहुआ ने नुवान मंडप के चारों ओर देखा और देखा कि सभी आवश्यक वस्तुएं वहां थीं, फिर संतुष्टि में सिर हिलाया। कव में दबे ली जिक्सिन ने हंसते हुए कहा, चचेरे भाई, तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वापस सो जाओ। ली जिक्सुआन ने आगे कहा, हाँ, यह लगभग अक्टूबर है। मौसम हर दिन ठंडा होता जा रहा है। आपने अभी अभी स्नान किया है और आपने बहुत कम कपड़े पहने हैं, सावधान रहें कि आपको सर्दी न लग जाए। ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए, दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कमरे से बाहर चला गया। दाओहुआ के जाने के बाद ली जिक्सुआन वापस कव में आ गए। बाहर से उन्होंने एक बूढ़े नौकर की आवाज सुनी, मिस म्यानमेन, ताला लगाने का समय हो गया है। वांग म्यानमेन, क्या आंगन में मौजूद सभी लोग लौट आए? पुराना नौकर, सब लोग लौट आए हैं। फिर आंगन के फाटक बंद कर दो। एक बार जब आवाजें कम हो गईं, ली जिक्सिन ने ली जिक्सुआन की ओर रुख किया और पूछा, बहन, वे क्या कर रहे हैं? ली जिक्सुआन, यह एक बड़े घर की दिनचर्या है। रात में नौकरों को इधर उधर भागने और परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए प्रत्येक आंगन को बंद कर दिया जाता है। ली जिक्सिन ने आह भरी, चाची के परिवार के नियम वास्तव में सख्त हैं। ली जिक्सुआन ने सिर हिलाया, जिंगझोउ शहर में जाने के बाद चाची का परिवार नियमों को लेकर सख्त हो गया। ली जिक्सिन ने गर्म कमरे के बाहर देखने के लिए अपनी गर्दन टेढ़ी की, और यह देखकर कि आसपास कोई नहीं था, वो फुसफुसाए, आ जाने के बाद हमने पहले से चाचा की उस पसंदीदा उपपत्नी को भी नहीं देखा। जब हम मौसी के घर गए तो उस उपपत्नी ने बाहर आकर हमसे मिलने की हिम्मत की, बेशर्मी से बिना छोड़े बैठी रही, वास्तव में कष्टप्रद। इस बार मैंने सोचा कि हम उसे फिर से देखने जा रहे हैं। ली जिक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने नहीं सुना कि मेरी माँ और बड़ी चाची ने क्या कहा? चाचा जितना उच्च आधिकारिक पद पर होंगे, उतना ही अधिक वह नियमों का सम्मान करेंगे, और स्वाभाविक रूप से वह मेहमानों से मिलने के लिए एकमात्र उपपत्नी को बाहर नहीं आने देंगे। इसके अलावा चचेरी बहन यई के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वह उस उपपत्नी को अनियंत्रित रूप से इधर उधर घूमने की इजाजत देगी। ली जिक्सिन ने सिर हिलाया, सच है, चाची के घर की इस यात्रा के दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बदल गया है। चाची का परिवार काफी मितव्ययी तरीके से रहता था, यहाँ तक कि समर्थन के लिए हमारे परिवार पर भी निर्भर रहता था। लेकिन अब चचेरे भाई के कमरे को देखें, किसी भी सामान से अच्छी मात्रा में चांदी मिल सकती है। इसके अलावा चचेरे भाई जो उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, वे हमारे द्वारा बाहर से खरीदे जाने वाले उत्पादों से कहीं बेहतर हैं। उसने हमारे लिए जो रूज, फेस पाउडर और त्वचा क्रीम तैयार की, वे सभी हमारे द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से अलग हैं। ली जिक्सुआन ने आज यान निवास में जो कुछ देखा और सुना था उसके बारे में सोचा और एक पल के लिए चुप हो गई। चाची का घर वास्तव में बदल गया है और अधिक प्रतिष्ठित हो गया है। ली जिक्सिन ने सांस छोड़ते हुए कहा, हमारा परिवार धनी है,
हाँ, लेकिन चाची के परिवार की तुलना में हमारे पास वास्तव में कुछ कमी है। बहन, आपको क्या लगता है कि हम में क्या कमी है? ली जिक्सुआन ने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, शायद विद्वान माहौल की कमी है। अभी स्नान के बाद, आपका इंतजार करते समय, मैंने पूर्वी विंग के कमरे में नजर डाली। वहां उपस्थित नौकरानी ने मुझे बताया कि यह चचेरे भाई का अध्ययन कक्ष था। यहाँ तक एक महिला के लिए भी चचेरे भाई को चाची और चाचा से ऐसी सख्त मांगों का सामना करना पड़ता है। चचेरे भाई वेंशियो और अन्य का तो जिक्र ही नहीं किया जाता है। हमारे परिवार में एक शिक्षक है, लेकिन यह केवल इसलिए है ताकि हम कुछ पात्रों को पहचान सकें, जिनकी तुलना चचेरे भाई और बाकी लोगों से मुश्किल से की जा सकती है। ली जिक्सन ने अफसोस जताया, यह अफसोस की बात है कि घर पर हमारे भाइयों के पास पढ़ाई में ज्यादा प्रतिभा नहीं है। ली जिक्सुआन, सौभाग्य से चाची ने चाचा से शादी की और हमारे परिवार पर निर्भरता है। अन्यथा हम उन व्यापारियों की तरह हो सकते हैं जो शक्तिशाली परिवारों द्वारा उत्पीड़ित हैं, फिर भी उन्हें माफी मांगनी पड़ती है और क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। क्या यह सच नहीं है? व्यापारियों की वास्तव में कोई हैसियत नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस बीच दाहुआ बिस्तर पर चला गया और कुछ ही समय में सो गया। अगली सुबह उजाला होने से पहले ही वह वांग मनमन को चविहुआ गेट के सामने खुले मैदान में ले आई। किन्वू ने साफ सुथरे कपड़े पहने दाओहुआ को देखा और मुस्कुराया, मुझे लगा कि तुम आज नहीं आओगे। दाओहुआ, मैं कैसे नहीं आ सकता? मैंने लगभग 3 महीने बर्बाद कर दिए हैं। अगर मैं अभ्यास नहीं करूंगा तो मेरा मार्शल कौशल निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगा। किन्वू के चेहरे पर प्रशंसा झलक रही थी, कठिनाई सहना अच्छी बात है। आइए, मैं देखता हूं कि आपने इस दौरान प्रगति की है या पीछे गए हैं। इसके बाद दाओहुआ ने अपना सामान्य सुबह का विप अभ्यास फिर से शुरू किया। चाबुक के साथ अभ्यास करने के बाद दाओहुआ जल्दी से नहाया और फिर ली जिक्सुआन और उसकी बहन को मैडम ली का स्वागत करने के लिए मुख्य प्रांगण में ले गया। फिर वे सभी नाश्ते के लिए बुढ़िया के आंगन में गए। नाश्ते के बाद मैडम ली ने ली जिक्सुआन और उसकी बहन से कहा, मैंने पहले ही मास्टर शेन से बात कर ली है और यान निवास में आपके दिनों के दौरान आप दाओहुआ और कक्षा में अन्य लोगों के साथ शामिल होंगे। मास्टर शेन उत्कृष्ट हैं, चाहे वह छात्रवृत्ति, शिष्टाचार या यहाँ तक महिलाओं के लिए सुईवक में हो। आपको लगन से अध्ययन करना चाहिए। ली जिक्सुआन और ली जिक्सन दोनों ने गंभीरता से सिर हिलाया। आने से पहले फैन परिवार और जियान परिवार ने उन्हें चचेरे भाई का अनुसरण करने और अच्छी तरह से सीखने का निर्देश दिया था, जो उनके भविष्य के विवाह के लिए एक बड़ी मदद होगी। अन्य पहलुओं का तो जिक्र ही नहीं। झोंगझू प्रांत के कुछ हद तक प्रसिद्ध मास्टर शेन को अपने प्रशिक्षक के रूप में प्रदर्शित करने से दूसरों की नजरों में उनका दर्जा ऊंचा हो जाएगा। कजन सिस्टर, क्या मास्टर शेन बहुत सख्त हैं? अकादमी के रास्ते में ली जिक्सन के चेहरे पर चिंतित भाव थे, यहाँ तक कि शांतचित ली जिक्सुआन भी तनाव में थी। वे दोनों जानते थे कि कुछ शिक्षक स्वयं को बहुत सम्मान देते थे और व्यापारी परिवारों को हेय दृष्टि से देखते थे। दाओहुआ ने उन्हें आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मास्टर शेन बहुत दयालु व्यक्ति हैं। जब वे तीनों कक्षा में पहुंचे तो यान येहुआन, यान येशुंग और यान यल पहले से ही वहां मौजूद थे, अपने स्थानों पर बैठे थे और अपनी किताबें और लेखन सामग्री व्यवस्थित कर रहे थे। येहुआन सिस्टर, येशुंग सिस्टर, येल सिस्टर, तीनों बहनों को नमस्कार। ली जिक्सुआन और ली जिक्सन उन्हें सलाम करने वाले पहले व्यक्ति थे। यान येहुआन तुरंत खादी हुई और अभिवादन करते हुए बोला, दो कजन सिस्टर को नमस्कार। यान येल कुछ हद तक धीमी गति से काम कर रही थी, अनिच्छा से खड़ी हुई और आधे अधूरे मन से अभिवादन का जवाब दिया। जहां तक येशुंग की बात है, वह बैठी रही और अपनी किताब में तल्लीन होकर उन्हें नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर दाओहुआ ने भौहें चढ़ा दी, छोटी बहन, बड़े कजन सिस्टर आपका स्वागत कर रहे हैं। यान येशुंग ने दाओहुआ पर नजर डाली, आंटी लिन के प्रति द्वेष रखते हुए, जिन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया था, और तिरस्कार पूर्वक ली बहनों पर नजर डाली। क्या व्यापारी परिवार के लोग भी उसकी प्रतिक्रिया के योग्य थे?
उसने बिना किसी प्रतिबद्धता के हम कहा और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। दाओहुआ की नाराजगी गहरी हो गई और ली बहनों को भी यह दृश्य देखने में असहजता महसूस हुई। हालांकि उन्होंने तुरंत विषय को मोड़ दिया। वे निश्चित रूप से यान घर में आने पर अपने चचेरे भाई और वैध बेटियों के बीच कोई कलह पैदा नहीं करना चाहते थे। इसी तरह दाओहुआ भी इतनी छोटी सी बात पर सुबह की शुरुआत खराब तरीके से नहीं करना चाहता था और नहीं चाहता था कि बड़े चचेरे भाई असहज महसूस करें। उसने दूसरी ओर देखा और ली बहनों को 2 डेस्कों पर ले गया, जिन्हें व्यवस्थित किया गया था। आप दोनों यहाँ बैठ सकते हैं। कक्षा विशाल थी। पहले से डेस्कों की 2 पंक्तियां लगाई गई थीं, जो अब 2 और जुड़ने से 3 हो गईं। ली जिक्सुआन ने अपनी छोटी बहन ली जिक्सिन को आगे की सीट पर बिठाया, जबकि वह पीछे बैठी, और उनकी नौकरानी ने तैयार लेखन सामग्री की व्यवस्था की। एक बार जब ली बहनें बैठ गईं, तो दाओहुआ अपनी सीट पर लौट आई। इसके तुरंत बाद मास्टर शेन पहुंचे। यान येशुंग दाओहुआ की रियायत के बारे में आत्मसंतुष्ट महसूस करते हुए मास्टर शेन को अपनी ओर देखते हुए देखा और जल्दी से उसके चेहरे से मुस्कान मिटा दी और अपनी किताब को ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दिया। कक्षा में हुई घटना मास्टर शेन के ध्यान से बच नहीं पाई, और यान येशुंग की बेखबरता को देखकर उन्होंने निराशा में अपना सिर हिला दिया। तीसरी मिस यान कुछ हद तक प्रतिभाशाली और चतुर थी, और हालांकि सबसे बड़ी मिस जितनी सुंदर नहीं थी, फिर भी वह काफी आकर्षक थी। यान परिवार द्वारा समर्थित, वह एक कम अधिकारी के घर में पत्नी के रूप में एक सभ्य भविष्य के लिए किस्मत में थी। अफसोस की बात है कि वह प्रमुख मामलों को लेकर पूरी तरह से भ्रमित थी। यान परिवार की मैडम यान एक क्रूर व्यक्ति नहीं थी, जिन्होंने रखेलों के बच्चों के लिए जीवन को असंभव बना दिया था, और वैद सबसे बड़ी बेटी ने अपने सौतेले भाई बहनों को दबाया नहीं था और न ही उन्हें अपने से आगे निकलने से रोका था। कोई कह सकता है कि तीसरी मिस यान बहुत भाग्यशाली थी कि उसका जन्म ऐसे परिवार में हुआ। हालांकि यह वही मिस यान, जो एक उपपत्नी की बेटी थी, ने शालीनता के बजाय अनुचित व्यवहार किया और लगातार वैध बेटियों का विरोध किया। अब जब वैध माँ के मायके पक्ष से चचेरे भाई बहन आ गए थे, तो उसने उनका अनादर करना शुरू कर दिया था। ऐसा व्यवहार मूर्खतापूर्ण और असभ्य दोनों था। फिर भी वो गुप्त रूप से खुद से प्रसन्न महसूस करती थी, जो उसकी घोर अज्ञानता का प्रमाण था। यदि मैडम यान वास्तव में एक उपपत्नी की बेटी के जीवन को कठिन बनाने के लिए दृढ़ थी, तो ऐसा करने के तरीके प्रचुर थे, और यहाँ तक मास्टर यान के संरक्षण के साथ मैडम यान उसके जीवन को दयनीय बना सकती थीं। इसके अलावा मास्टर यान अब इस उपपत्नी जन्मी बेटी से उतना प्यार नहीं करता था जितना वह पहले करता था। वास्तव में असाधारण सबसे बड़ी मिस यान द्वारा एक मिसाल स्थापित करने के साथ यह अपरिहार्य था कि बाद की बेटियां कुछ हद तक हीन लगें। मास्टर शेन ने दाओहुआ पर नजर डाली, जो उसकी किताबें व्यवस्थित कर रही थी, और आंतरिक रूप से आह भरी। आश्चर्य नहीं हुआ कि मास्टर यान इस बेटी को तेजी से महत्व दे रहा था। घर पर वो अपने बड़ों का सम्मान करती थी, और आधिकारिक मामलों में वो संपर्क स्थापित करके अपने तरीके से सहायता कर सकती थी। सार्वजनिक रूप से उसने यान परिवार को अच्छी रोशनी में प्रस्तुत किया। मास्टर यान ऐसी बेटी का पक्ष कैसे नहीं ले सकते थे? कुलीन परिवार वैध बेटियों को महत्व क्यों देते हैं? यह केवल उनके मात्र परिवारों की प्रतिष्ठा के कारण नहीं था, ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वैध बेटियां अक्सर उचित और उदार होती थीं, जबकि रखेल में जन्मी बेटियां समान शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद अपनी क्षुद्रता को मुश्किल से छिपा पाती थीं। बेशक यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी की भी अपनी कमियां थीं। वह सूक्ष्मता की कला नहीं जानती थी और उसका स्वभाव सीधा सरल होना था। आंटी लिन को सजा देने की घटना में उसने इतने सारे नौकरों के सामने अपने ही पिता का सामना किया। इसके बाद वो जिंगयुन प्रांत गईं, अन्यथा उसे उसके साथ गंभीर बातचीत करनी पड़ती। किसी को यह समझना चाहिए कि इस दुनिया में केवल सही होने का मतलब यह नहीं है कि कोई परिणामों पर विचार किए बिना जो चाहे कर सकता है। लेकिन फिर इस संबंध में वह वास्तव में गुओ परिवार के उस व्यक्ति से मिलती जुलती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे कई पत्र भेजे
जिसमें यान परिवार की इस सबसे बड़ी बेटी को उचित रूप से शिक्षित करने के लिए कहा। मास्टर शेन ने आंतरिक रूप से इन बातों पर विचार किया, लेकिन उनके चेहरे से कुछ पता नहीं चला। मुस्कुराते हुए उन्होंने ली परिवार की 2 युवा महिलाओं को बुलाया और घर पर उनकी पढ़ाई के बारे में सावधानीपूर्वक पूछताछ की। बहनों ली जिक्सुआन की प्रतिक्रियाएं सुनने के बाद मास्टर शेन ने एक पल के लिए सोचा। व्यावसायिक परिवारों और अधिकारी परिवारों की बेटियों का भविष्य अलग अलग होता है। स्वाभाविक रूप से उन्हें एक ही तरह से नहीं सिखाया जा सकता। इस पर विचार करते हुए मास्टर शेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि आपके पास अभी भी औचित्य के नियमों में कुछ कमी है। भविष्य में मैं इन मामलों पर और अधिक निर्देश दूंगा। अन्य समय में आप जो भी पसंद करते हैं उसका अध्ययन करना चुन सकते हैं, चाहे वह महिलाओं का काम हो या सितार, शतरंज, सुलेख और पेंटिंग की कला हो। यदि कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। ली जिक्सुआन और ली जिक्सन ने अपने चेहरे पर खुशी दिखाई और मास्टर शेन को धन्यवाद देने के लिए एक साथ घुटने टेक दिए। धन्यवाद, मास्टर। मास्टर शेन ने उन्हें बैठने के लिए अपना हाथ हिलाया और फिर पाठ शुरू किया। ली झिंगनियन जाने से पहले कुछ दिनों के लिए यान परिवार में रुके थे क्योंकि यान वेनशियो और यान वेनकाई दोनों को अकादमी जाना था। जब वह चला गया तो वह ली परिवार के 3 भाइयों को अपने साथ ले गया, केवल बहनों ली जिक्सुआन को छोड़ गया। पिताजी, ली जिक्सुआन ने अनिच्छा से ली जिंगियान को देखा। ली जिक्सन भी थोड़ा उदास लग रहे थे। ली झिंगनियन ने दाओहुआ पर नजर डाली, जो दूर खड़ा था, यान परिवार के 3 भाइयों को विदाई दे रहा था, और बहनों ली जिक्सुआन से कहा, आप दोनों को यान परिवार में रहते हुए मास्टर शेन के अधीन अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। उनके जैसा मास्टर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हमारा परिवार नौकरी पर रख सके, इसलिए इस अवसर को न चूकें, समझे। बहनों ने सिर हिलाया। ली जिक्सुआन ने कहा, पिताजी, चिंता मत करो, हम लगन से पढ़ाई करेंगे। ली जिंगनियन ने आगे कहा, यान परिवार की तीसरी शाखा में काफी संख्या में लोग हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो इसे थोड़ा सहन करने की कोशिश करें और अपनी चाची को अनावश्यक रूप से परेशान न करें। ली जिक्सुआन और ली जिक्सन दोनों ने फिर से सिर हिलाया। ली झिंगनियन एक पल के लिए चुप हो गए। यदि इसमें वयस्क शामिल नहीं है, तो आपको बहुत अधिक सहन नहीं करना पड़ेगा। दाओहुआ की तलाश करें, वह आपकी रक्षा करेगी। ली जिक्सुआन ने झिझकते हुए कहा, पिताजी, क्या इससे हमारे चचेरे भाई को परेशानी नहीं होगी? ली जिंगनियन ने मुस्कुराते हुए कहा, वयस्क अपने गौरव को महत्व देते हैं और उनके बीच के विवादों को सुलझाना कठिन हो सकता है, लेकिन बच्चों के बीच के झगड़े हानिरहित होते हैं और जल्दी ही भुला दिए जाते हैं। दाओहुआ अपने कार्यों में विवेकपूर्ण है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बहन के रूप में वह अपने छोटे भाई बहनों को सलाह दे सकती है। ली जिक्सन सहमति में मुस्कुराए। ली झिंगनियन ने ली चेन्नई और अन्य लोगों की ओर देखा। यह अफसोस की बात है कि वेनशियो और वेनकई को अकादमी जाना पड़ा, अन्यथा आप यहाँ रुक सकते थे और कुछ और दिनों तक भी अध्ययन कर सकते थे। यह सुनकर ली चेन्नई और अन्य लोगों को भी अफसोस हुआ। कुछ दिनों तक यान परिवार के अपने चचेरे भाइयों के साथ बातचीत करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे कितना कुछ जानते थे। यहाँ तक वेनकाई, जो पढ़ाई के शौकीन नहीं थे, बाहरी दुनिया के बारे में बात करते समय अधिकार के साथ बात करते थे। दूसरी ओर दाओहुआ ने यान वेनकाई को एक भोजन का डिब्बा दिया। चौथे भाई, यह औषधीय भोजन है जो मैंने जियो येयान के लिए तैयार किया है। जब आप उसे देखें तो उसे देना याद रखें, ठीक है? यान वेनकाई ने चारों ओर देखा और केवल एक खाने का डिब्बा देखकर तुरंत पूछा, आपने हमारे लिए एक डिब्बा क्यों नहीं तैयार किया? दाओहुआ ने उसकी ओर आंखें घुमाई। आप इन दिनों घर पर क्या खा रहे हैं? औषधीय भोजन का सेवन बार बार नहीं करना चाहिए। जब छुट्टियों के लिए वापस आएंगे, तब मैं आपके लिए कुछ बनाऊंगी। यान वेनकाई ने सिर हिलाया और फिर पूछा, आपने डोंगे और अन्य लोगों के लिए कोई तैयारी क्यों नहीं की? दाओहुआ ने जवाब दिया, मुझे उनके लिए तैयारी क्यों करनी चाहिए? उनमें से प्रत्येक के परिवार के बुजुर्ग उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें मुझे उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता क्यों होगी?
जियो येयांग अलग है। वह झोंगझू में अकेला है, स्वाभाविक रूप से मुझे उसकी अतिरिक्त देखभाल करने की जरूरत है। यान वेनकाई मुस्कुराए, यह सच है। वांग यू अकादमी। मेज पर रखे खाने के डिब्बे यान वेनकाई को देखते हुए जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए पूछा, दाओहुआ, तुमने फिर से कौन सी स्वादिष्ट पेस्ट्री बनाई है? जैसे ही वह बोला, वह बक्सा खोलने ही वाला था। यान वेनकाई ने अपना सिर हिलाया, यह पेस्ट्री नहीं है, यह औषधीय व्यंजन है, जो विशेष रूप से आपके शरीर को पोषण देने के लिए लाया गया है। सू हुनगक्सिन, जो पास ही थे, ने यह सुना और तुरंत पूछा, क्या हमारे पास कुछ नहीं है? डोंग युवानक्सुआन ने भी देखा। यान वेनकाई ने कंधे उचकाए, मेरी सबसे बड़ी बहन ने कहा कि आप सभी के परिवार में बुजुर्ग लोग हैं, जो आपकी हर चीज का अच्छे से ख्याल रखेंगे, इसलिए उन्हें इन्हें तैयार करने की जरूरत नहीं है। सू होंगक्सिन और डोंग युवानक्सुआन के पास एक साथ शब्द नहीं थे। वह किस प्रकार का कारण था? ठीक है, फिर भी यह एक कारण था। लेकिन किसने कहा कि छोटे राजकुमार के पास उसकी देखभाल के लिए कोई बुजुर्ग नहीं थे? क्या वह व्यक्ति दूसरे आंगन में नहीं है? जब वे जिंगयुन प्रांत में फंस गए, तो उस व्यक्ति ने अपने दल के साथ लिटिल प्रिंस का लगभग जबरन अपहरण कर लिया। उनके परिवार इतने उग्र नहीं थे। बड़बड़ाते हुए सू होंगक्सिन ने कहा, हमारे परिवारों द्वारा तैयार किया गया भोजन उनके स्नेह को दर्शाता है। यान बहन जो बनाती है वो उसके स्नेह को दर्शाती है। आप बस दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, ठीक है? मैं अब देख रहा हूँ, यान बहन पक्षपाती है, लिटिल प्रिंस के साथ हमसे कहीं बेहतर व्यवहार करती है। यान वेनकाई किसी को भी दाओहुआ के बारे में बुरा बोलना बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, यह बकवास है। मेरी सबसे बड़ी बहन ने आपके लिए भी कुछ शामिल किए बिना हमें कब खाना भेजा है? सू होंगक्सिन ने तुरंत कहा, लेकिन छोटे राजकुमार को हमसे अधिक मिलता है। यान वेनकाई ने तुरंत अपनी बात रखी, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? सबसे पहले, लिटिल प्रिंस मेरी सबसे बड़ी बहन को आपसे पहले से जानता था। दूसरे, लिटिल प्रिंस आपसे ज्यादा मेरी सबसे बड़ी बहन के प्रति अच्छा रहा है। तीसरा, वह पिछड़ गया और उसके अंक कम हो गए। वैसे भी, मेरी सबसे बड़ी बहन और लिटिल प्रिंस करीबी दोस्त हैं, इसलिए उसके लिए लिटिल प्रिंस का पक्ष लेना स्वाभाविक है। जियो येयांग ने कभी भी यान वेनकाई को इतना स्पष्टवादी नहीं पाया था जितना वह उस समय था। उसके मुंह के कोने ऊपर उठते रहे, और उसने बीच में नहीं रोका, जिससे उसे और सू होंगक्सिन को बहस करने का मौका मिला। जियो येयांग को अच्छे मूड में देखकर डोंग युवानक्सुआन की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लीं। अपनी बहन के बारे में बातचीत जारी नहीं रखना चाहते थे, यान वेनशियू ने तुरंत विषय बदल दिया। हम कई महीनों से चले गए हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या हम मास्टर की प्रगति के बारे में जान सकते हैं? शिक्षाविदों पर चर्चा करने में रुचि न लेते हुए सू हुनगक्सिन खाने के डिब्बे की ओर बढ़ी और उत्सुकता से बोली, छोटे राजकुमार, आप अकेले नहीं खा सकते। यान बहन ने जो औषधीय व्यंजन तैयार किया है वह स्वादिष्ट होना चाहिए, आपको हमारे साथ कुछ साझा करना चाहिए। अगली बार, अगर मेरी बहन कुछ स्वादिष्ट बनाती है, तो मैं आपके लिए भी कुछ लाऊंगा। यान वेनकाई भी करीब आ गया, जियो येयांग को उत्सुकता से देखते हुए, छोटे राजकुमार, मेरी सबसे बड़ी बहन जो औषधीय व्यंजन बनाती है वह वास्तव में स्वादिष्ट है, इसे खोलो, चलो एक साथ खाते हैं। जियो येयांग ने इनकार कर दिया, दोनों को रक्षात्मक चेहरे से देखते हुए, डी फू की ओर हाथ हिलाते हुए, उसे तुरंत भोजन का डिब्बा नीचे ले जाने का निर्देश दिया। सबके चले जाने के बाद उसने कहा, यह मेरे शरीर को पोषण देने के लिए है, तुम दोनों में भी इसे खाने की हिम्मत है। जियो येयांग के उज्ज्वल चेहरे को देखते हुए सू हुनगक्सिन और यान वेनकाई दोनों के चेहरे पर अवाक भाव थे। इन लोगों में से किसके पास लिटिल प्रिंस से अधिक अच्छी चीजें थीं? जियो येयांग उनके साथ बहस करने की जहमत नहीं उठा सके और अचानक उन्हें दूर कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आप अभी अभी अकादमी में लौटे हैं, अपने कमरे में वापस जाएं और व्यवस्थित हो जाएं। यान वेनशियू और अन्य लोगों ने एक दूसरे पर बेबस निगाहें डाली, फिर दबी हुई हंसी के साथ चले गए। एक बार जब सभी लोग चले गए,
जियो येयांग ने तुरंत डी फू को औषधीय व्यंजन लाने का निर्देश दिया। डी फू ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, मिस यान द्वारा लाया गया औषधीय व्यंजन कच्चा है। क्या मैं अब रसोई में इसे पकाना शुरू कर दूं? जियो येयांग ने सिर हिलाया, हाँ, मैं आज रात वह खाऊंगा। डी फू निर्देश देने के लिए मुड़े। इस बीच जियो येयांग संदूक और अलमारियां खंगालने के लिए भंडारण कक्ष की ओर भागा। जब डी फू वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके मालिक ने भंडारण कक्ष को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है और उसने झट से पूछा, मास्टर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अपना सिर घुमाए बिना जियो येयांग ने उत्तर दिया, एक चाबुक। डी फू तुरंत समझ गया, मुझे पता है कि यह कहाँ है। जियो येयांग ने फिर खोजना बंद कर दिया, अच्छा, तुम्हें यह अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है? जल्द ही डी फू ने जियो येयांग के सामने कई नानमू बक्से रखे। बक्सों को खोलते हुए जियो येयांग ने अंदर के चाबुकों को देखा और असंतोष से कहा, वे बहुत दिखावटी नहीं हो सकते। क्या इससे वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहा था? पहले उन्होंने कहा था कि युवानिक सुआन ने जो चाबुक दिया था वह इतना शानदार था कि वह खराब नहीं हो सकता था, लेकिन अब जो उसके पास था वह उससे कहीं अधिक शानदार था। एक क्षण के विचार के बाद डी फू भंडारण कक्ष के कोने में दौड़ा और बेर लाल चाबुक निकाला। मास्टर, पश्चिमी क्षेत्रों द्वारा उपहार में दिया गया यह चाबुक कैसा रहेगा? जब जियो येयांग ने चाबुक उठाया और उसे कुछ घुमाया तो उसकी आंखें चमक उठी। यह अच्छा है, बिना किसी दिखावटीपन के उत्तम है और दाओहुआ की त्वचा के रंग से मेल खाता है। वो निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। डेफू ने तुरंत कहा, फिर बाद में यह नौकर इसे मिस यान तक पहुंचाने के लिए किसी को भेजेगा। जियो येयांग ने संतुष्टि में सिर हिलाया, वुई रॉक चाय को भी मत भूलना, उसे इसे पीना पसंद है। उसने उस दिन नाव पर आधे से अधिक पॉट पी लिया था। ओह, और इसके साथ भेजने के लिए आर्युवेयर चाय सेट के 2 सेट जोड़ें। डेफू मुस्कुराया, मास्टर ने मिस यान के लिए सब कुछ तैयार किया है। जियो येयांग का मुंह थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा, वह लड़की हमेशा लापरवाह रही है। अगर मैं उसके लिए सब कुछ तैयार नहीं करता तो वह चाय बनाने के लिए एक कटोरे का उपयोग कर सकती है। जैसे ही वह बोला, वह वहां से बिना नहीं रह सका। एक क्षण के बाद उन्होंने कहा, इसके अलावा वह मुझे इतना याद करती है कि उसने मेरे लिए औषधीय भोजन भी तैयार किया। क्या बदले में मेरे लिए अधिक विचारशील होना सही नहीं है? यह सोचकर कि कैसे मिस यान ने न केवल सब्जियां और फल बल्कि अच्छी मात्रा में चावल और नूडल्स भी भेजे थे, डेफू ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि मिस यान ने वास्तव में लिटिल प्रिंस के लिए कोई प्रयास नहीं छोड़ा था। तो यह नौकर जाकर इसे संभाल लेगा। यान निवास। ली जिंगियान और अन्य लोगों के चले जाने के बाद बहनें ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन ने दाओहुआ का अनुसरण किया, कक्षाओं में भाग लिया और शिष्टाचार सीखा। कभी कभी मैडम ली उन्हें घरेलू मामलों को प्रबंधित करने के तरीके के बारे में संकेत देती थीं। हालांकि वे कभी कभी यान यल की व्यंग्यात्मक टिप्पणियां सुनते थे या यान यीशून के अहंकारी भाव देखते थे जब दाओहुआ आसपास नहीं था। कुल मिलाकर वे काफी खुश थे। एक दिन दोपहर के समय झोऊ जिंगवान दाओहुआ से मदद मांगने आया। उसने मैडम झोऊ को एक दुकान देने के लिए मना लिया और दाओहुआ के उदाहरण का अनुसरण करते हुए उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। चूंकि वह बहीखाता पद्धति में बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वह सलाह के लिए दाओहुआ आई। जब दाओहुआ ने देखा कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो उसने ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन को पहले अकादमी जाने के लिए कहा और कहा कि वह जल्द ही आ जाएगी। आधे घंटे से भी कम समय में जब दाओहुआ कक्षा में पहुंची, तो उसने पाया कि यान यीशुंगली बहनों को डांट रही थी। यान यल खुशी से देख रही थी, कभी कभी आग भड़का रही थी, जबकि यान येहुआन अपना सिर नीचे करके बैठी थी, न तो कुछ बोल रही थी और न ही हस्तक्षेप कर रही थी। यान यीशुंग ने ली बहनों को हिकारत से देखा। कुछ लोगों को वास्तव में कोई शर्म नहीं है। वे कहते हैं कि वे बस कुछ दिनों के लिए आए हैं, लेकिन लगभग आधा महीना हो गया है और जाने की कोई बात नहीं है। क्या वे वास्तव में इसे अपना घर मानते हैं? वो यह सोचकर आक्रोश से भर गई कि उनकी सबसे बड़ी बहन के कारण उनके चाचा, चाची और दादी अब उनके घर उनसे मिलने नहीं आ सकते।
यदि उसके चाचा का परिवार नहीं आ सका, तो ली परिवार को उनके घर में रहने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? इस विचार के साथ यान येशून के शब्द और भी कम विनम्र हो गए। यह प्रीफेक्चुरल गवर्नर कार्यालय का पिछला प्रांगण है, जहां अधिकारियों के परिवार रहते हैं। क्या आपने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पर विचार किया है? क्या आप यहाँ रहने के योग्य हैं? यह सुनकर दाओहुआ अब खुद को रोक नहीं सकी और सख्त चेहरे के साथ अंदर चली गई। दाओहुआ को देखकर कमरे में मौजूद हर कोई थोड़ा हैरान रह गया। यान येशून की टिप्पणियों से ली बहनों के चेहरे लाल हो गए थे। ली जिक्सन ने शुरू में कुछ वाक्यों का प्रतिवाद किया था, लेकिन चिंतित थी कि बड़ा उपद्रव करने से मैडम ली को परेशानी होगी। वह ज्यादातर सहनशील रही। दाओहुआ को पहचानकर ली जिक्सुआन को कुछ हद तक राहत मिली, लेकिन ली जिक्सन ने शिकायत का संकेत दिया। दाओहुआ ने 3 यान भाई बहनों की ओर नहीं देखा। वो मुस्कुराते हुए ली बहनों की ओर मुड़ी और बोली, प्रिय चचेरे भाइयों, आंगन में फूल और पौधे सुंदर रूप से उग रहे हैं, आप उनका आनंद क्यों नहीं लेते? ली जिक्सुआन ने दाओहुआ की अभिव्यक्ति पर नजर डाली, उसकी हल्की मुस्कान देखी और उसके इरादे से अनिश्चित होकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन नहीं जानता था कि क्या कहना है। अपने पिता के पहले के निर्देशों को याद करते हुए उसने सिर हिलाया और ली जिक्सन को अपने साथ कक्षा से बाहर ले गई। एक बार जब वे चले गए, तो दाओहुआ की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने यान येशून को ठंडी नजर से देखा। छोटी बहन, आप अधिक से अधिक दबंग होती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जितना अधिक आप पढ़ते हैं, उतना ही पीछे जाते हैं, यहाँ तक कि मेहमानों के साथ व्यवहार करने की बुनियादी शिष्टाचार भी भूल जाते हैं। ली बहनों को बुलाए जाने के बाद यान येशून को थोड़ी चिंता महसूस हुई, लेकिन अपनी मां को याद करते हुए एक बार कहा था कि ली परिवार निम्न स्तर का था और यहाँ तक उनके पिता भी उन्हें नीची दृष्टि से देखते थे, जिससे उनमें कुछ आत्मविश्वास आ गया। बड़ी बहन, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आपको हमेशा मेरी गलतियां निकालने की जरूरत नहीं है ना? यान येशून ने दाओहुआ को अवज्ञा के साथ देखते हुए जवाब दिया। यान येशून ने दाओहुआ को चुनौती दी, बड़ी बहन, आपको वास्तव में मुझे व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे चाचा की बेटी भी हमारे घर में पढ़ने आती है, तो क्या आप उसके साथ विनम्रता से पेश आएंगी? बिल्कुल, दाओहुआ ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। यान परिवार की परिचारिका के रूप में मैं प्रत्येक अतिथि के साथ शिष्टाचार से व्यवहार करूंगी। यह शिष्टाचार का मामला है और यान परिवार के चेहरे का भी। हालांकि दाओहुआ रुका और यान येशून की ओर उदासीनता से देखा। शिक्षक लिन के बच्चे कभी हमारे घर में पढ़ने नहीं आएंगे। यान येशून ने तुरंत प्रतिवाद किया, क्यों नहीं? दाओहुआ हंसा, उसका चेहरा उपहास से भर गया, सिर्फ इसलिए कि आंटी लिन सिर्फ एक उपपत्नी है। आपने कभी किसी उपपत्नी के रिश्तेदारों के साथ सगे परिवार जैसा व्यवहार करते हुए किसे सुना है? यान येशून का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उसने अपने होंठ काटे, आंसू बह निकले, गुस्से का भाव था लेकिन चेहरे पर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसे इस तरह देखकर दाओहुआ ने ठंडे स्वर में कहा, वह आगे बहस करने में बहुत आलसी थी। छोटी बहन, आप मेहमानों के प्रति असभ्य हैं। जब आप अपने उस निराधार अहंकार से छुटकारा पा लेंगी, तब आप कक्षा में वापस आ सकती हैं। यान येशून चौंक गया और उसने तुरंत कहा, मैं सहमत नहीं हूँ। दाओहुआ ने उपहास करते हुए कहा, आपकी सहमति किसने मांगी? मैं सिर्फ आपको निर्णय के बारे में सूचित कर रहा हूँ। यान येशून ने दाओहुआ की ओर घूर कर देखा, मैं पिता से निर्णय लेने के लिए कहने जा रहा हूँ। दाओहुआ ने बिना किसी चिंता के चेहरे के साथ जवाब दिया, बेझिझक, अगर तुम पिताजी को आज कक्षा में जो कुछ भी हुआ ठीक उसी तरह बताने की हिम्मत करो, तो मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में बेहतर सोचूंगी। यान येशून को रोते हुए और अपना चेहरा ढंकते हुए कक्षा से बाहर भागते हुए देखकर दाओहुआ शांत भाव से बैठ गई और फिर यान यल पर नजर डाली, जो यान येहुअन पर मुंह बना रही थी। चौथी बहन, क्या आपको ली परिवार के हमारे 2 चचेरे भाई इतने मनोरंजक लगे? यान यल, यह जानते हुए कि दाओहुआ निश्चित रूप से उसे डांटेगा, तैयार थी और कठोर गर्दन के साथ जवाब दिया, बड़ी बहन, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैं वास्तव में अभी हंस रहा था,
लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने कुछ खुश करने के बारे में सोचा था, जिसका तीसरी बहन और अन्य से कोई लेना देना नहीं है। दाओहुआ ने उसे उदासीनता से देखा। आप जो भी कहें, चौथी बहन। सबसे बड़ी बहन के रूप में, मुझे कुछ कहना है। आज आप ली परिवार के चचेरे भाई पर हंस सकते हैं, लेकिन एक दिन अन्य लोग आप पर हंस सकते हैं। खुद पर ध्यान दें। यान यल ने बेफिक्र होकर अपने होंठ भींचे। फिर दाओहुआ ने यान येहुआन पर नजर डाली। जब यान येहुआन ने दाओहुआ को अपनी ओर देखते हुए देखा, तो वह तुरंत सीधी हो गई। जब उसने सोचा कि उसका व्याख्यान होने वाला है, तो दाओहुआ उठकर चला गया। यह देखकर यान येहुआन का चेहरा क्षण भर के लिए आश्चर्य से कठोर हो गया। फिर भी उससे ईर्ष्या करते हुए यान यल ने कहा, दूसरी बहन, माँ वास्तव में सही थी। कभी कभी कम बात करना अच्छा होता है। देखो, तुमने आज कुछ भी नहीं कहा या किया, और अगर सबसे बड़ी बहन भी तुम में गलतियां निकालना चाहती थी, तो वह नहीं कर सकी। यान येहुआन की अभिव्यक्ति मंद पड़ गई और वह चुपचाप अपनी सीट पर लौट आई। दोनों बहनों को डांटा गया था, तो सबसे बड़ी बहन ने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया था। तीसरी और चौथी बहनों के असंतोष की तुलना में वह चाहती थी कि सबसे बड़ी बहन उसे डांटे। उसी समय दाओहुआ ने ली जिक्सुआन और उसकी बहन के साथ प्रवेश किया। यान येशुन की खाली सीट देखकर ली जिक्सुआन चिंतित हो गए और दाओहुआ से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ली जिक्सिन ने उन्हें रोक दिया। उनकी राय में उनकी मौसी के परिवार की उपपत्नी में जन्मी लड़की में अनुशासन की कमी थी। वो यही से भी अधिक अहंकारी थी, अपनी नाक हवा में करके लोगों को हेय दृष्टि से देखती थी, जो पूरी तरह से कष्टप्रद था। दाओहुआ ने ली बहनों के बीच असहमति को न देखने का नाटक किया और चुपचाप एक सितार निकाला, ध्यान से उसे पोंछ दिया। आज दोपहर उसके लिए सितार का अभ्यास करने का समय था। मास्टर शेन हमेशा सही समय पर उपस्थित होते थे। जब लड़कियों ने अपनी समस्याएं सुलझा ली, तो वह पहुंची। देवियों, चलो हमारी कक्षाएं शुरू करें। उसने लड़कियों पर नजर डाली और फिर चुपचाप नीचे देखने लगी। जब तक मास्टर शेन मौजूद थे, चाहे वह ज्ञान हो या कौशल, वह पूरे दिल से पढ़ाती थीं। लेकिन जहां तक पारस्परिक मामलों का सवाल है, वह हस्तक्षेप नहीं करना पसंद करती थी। प्रमुख परिवारों के बीच जटिल रिश्तों के अलावा कोई अन्य कारण नहीं था। एक लापरवाह कदम आसानी से किसी को उलझा सकता है, तो फिर अपने लिए चीजें मुश्किल क्यों बनाएं? मास्टर शेन ने दाओहुआ पर नजर डाली, जो एकमात्र लड़की थी जिसकी गुओ परिवार ने विशेष देखभाल करने का निर्देश दिया था। इस तथ्य के साथ कि वह मास्टर शेन का इतना सम्मान करती थी कि अक्सर कुछ स्नैक्स भेज देती थी, हालांकि वस्तुएं महंगी नहीं थीं, सद्भावना दुर्लभ थी, और केवल उसके लिए ही मास्टर शेन किसी भी गलती को सुधारने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता था। दाओहुआ ने यान येशुन को दंडित किया, और ली बहनें चिंतित थीं, जबकि यान येहुआन और यान यल ने भी स्थिति का बारीकी से पालन किया। यान येशुन रोते हुए सामने वाले आंगन की ओर भागा। यह कहानी स्कूल खत्म होते ही उन सभी ने सुनी थी। अब वे सभी घबराकर नतीजे का इंतजार करने लगे। यान येहुआन और यान यल दूसरी शाखा के यार्ड की ओर चले। रास्ते में यान येल ने पूछा, दूसरी बहन, आपको क्या लगता है अंकल इस बार किसका समर्थन करेंगे? यान येहुआन ज्यादा बात करने के मूड में नहीं थी। उस दिन अपनी सबसे बड़ी बहन के रवैये पर विचार कर रही थी। क्या सबसे बड़ी बहन तीसरी बहन और ली परिवार के चचेरे भाई को बहस करने से न रोकने के लिए उसे दोषी ठहरा रही थी? अपनी छोटी बहन को विचारों में खोया हुआ देखकर यान येहुआन ने फिर भी कहा, यह निश्चित रूप से तीसरी बहन के पक्ष में नहीं होगा। यान येल हैरान थी। क्यों? यान येहुआन ने धैर्यपूर्वक समझाया, सबसे पहले इसकी जड़ में यह तीसरी बहन की गलती थी। दूसरे, ली परिवार का चचेरा भाई एक अतिथि है, और अतिथि का चेहरा बचाने के लिए चाचा एक बार जब उन्हें इस बात का पता चल जाएगा, तो शायद तीसरी बहन को अनुशासित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे। तीसरी बात, चाचा और चाची दोनों ने पूरे परिवार के सामने लंबे समय से कहा है कि बड़ी बहन को हमें अनुशासित करने का अधिकार है। आज बड़ी बहन ने जो कुछ भी कहा वह समझ में आया। भले ही चाचा अपने दिल में तीसरी बहन का पक्ष लेते हों,
लेकिन वह खुद का खंडन नहीं करेंगे। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे आज सूरज पश्चिम से उगाया है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, श्रीमती सन यान वेंजी के साथ वहां आ गईं। माँ यान येल ने सन परिवार की कुलमाता को गले लगाने की जल्दी की। इस बीच यान वेंजी ने यान येहुआन का मूल्यांकन किया और हंसे। आज मैंने वास्तव में हमारी दूसरी बहन को इतना बोलते हुए सुना, वास्तव में एक दुर्लभ घटना। सन फैमिली की कुलमाता मुस्कुराई, फिर भी उन्होंने अपने बेटे पर कड़ी नजर डाली। अपनी बहन को मत छेड़ो। यान वेंजी ने तुरंत अपना बचाव किया। मैं उसे चिढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं खुश हूँ। अतीत में हमारी दूसरी बहन हमेशा हर चीज के प्रति उदासीन दिखती थी, जैसे कि इससे उसे कोई सरोकार नहीं है। अब वो हमारी चौथी बहन को उन चीजों को समझाने के लिए समय ले रही है जो उसे समझ में नहीं आती है, जो कि एक बहन के समान है। इन शब्दों को सुनकर यान येहुआन की आंखें यान वेंजी से मिलने के लिए उठी। उसके दिमाग पर मानो वज्रपात हो गया। हर उस चीज के प्रति उदासीन जिसका उससे कोई सरोकार नहीं था। तो उसके भाई और माता पिता वास्तव में उसे ऐसा ही व्यक्ति मानते थे। तो फिर क्या आज उसकी सबसे बड़ी बहन ने भी उसे वैसे ही देखा? सन परिवार की कुलमाता ने अपनी सबसे बड़ी बेटी की ओर संतुष्टि से देखा। आपने चौथी लड़की को सांत्वना दी, माँ बहुत प्रसन्न है। यान येहुआन ने उसके मुंह के कोने को खींचा और एक कठोर मुस्कान प्रकट की। कुलमाता ने अपनी बड़ी बेटी का एक हाथ अपने हाथ में लिया और अपनी सबसे छोटी बेटी का दूसरे हाथ में यान वेंजी को संबोधित करते हुए कहा, चलो घर जाने का समय हो गया है। दाओहुआ मंडप। ली जिक्सुआन और उसकी बहन बेचैन थे और दाओहुआ को बैठकर चाय पीते हुए देख रहे थे, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ था। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उसके पास आए। चचेरे भाई, क्या आप चिंतित नहीं हैं कि आपके चाचा आपको दोषी ठहराएंगे? दाओहुआ ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पिता पक्षपाती हैं। हाँ, लेकिन जब सही और गलत की बात आती है, तो वो बहुत सिद्धांतवादी हैं। आंटी लिन की प्रेरणा के बिना उसके सौतेले पिता निश्चित रूप से कक्षा की घटना की तह तक पहुंच जाते। एक बार जब वह मामले की तह तक पहुंच गया, तो सही और गलत एक नजर में स्पष्ट हो जाएगा। ली जिक्सुआन की चिंता उसके चेहरे पर स्पष्ट थी, लेकिन जहां तक मुझे पता है, आपके चाचा यान येशुंग और उसके जुड़वां भाई यान वेनबिन के काफी शौकीन लगते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, तो उन्होंने यान येशुंग को उस तरह बर्दाश्त नहीं किया होता, जैसा उन्होंने किया। दाओहुआ ने अपने हाथ में चाय का प्याला घुमाया। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वह अतीत की बात है। जब से आप यहाँ हैं, क्या आपने मेरे पिता को यान येशुंग या यान वेनबिन के प्रति कोई विशेष निकटता या पक्षपात दिखाते देखा है? ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक साथ अपना सिर हिलाया। ली जिक्सिन दाओहुआ के करीब आकर उत्सुकता से बोली, चचेरे भाई, ऐसा क्यों है? मुझे याद है जब हम छोटे थे और आपके घर गए थे, तब आप अभी भी पुराने घर में थे। अंकल उनसे बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक जब वह मेरे माता पिता से मिले तो वे उन्हें अपने साथ भी लाए थे। दाओहुआ ने थोड़ा हंसते हुए समझाया, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब मेरे तीन भाई जिंगयुन प्रांत में फंस गए थे, तो आंटी लिंग खुद पर कयामत लाने में कामयाब रहीं। फिर दाओहुआ ने बताया कि कैसे आंटी लिन और उसके मायके परिवार ने यान वेनशियू और उसके भाई बहनों को जिंगयुन प्रांत में मरने का श्राप दिया था। उस समय यान वेनबिन और यान येशुंग दोनों मौजूद थे। मेरी माँ ने उनके रहने की व्यवस्था में कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, न ही कभी उनका दमन किया। मेरे सबसे बड़े भाई का जिक्र नहीं, जिसने न केवल यान वेनबिन को पढ़ाया, बल्कि अपने नेटवर्क और अंतर्दृष्टि का विस्तार करने के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से अपने सहपाठियों से भी मिलवाया। और वह यान येशुंग के प्रति विशेष रूप से स्नेही था। जब भी वह मेरे लिए घर उपहार लाता था तो हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ जरूर शामिल करता था। लेकिन उन दोनों ने अपनी मौसी और दादी को मेरे बड़े भाइयों के खिलाफ ऐसी घिनौनी बातें कहते हुए सुना, जबकि उनकी माँ यान परिवार की मालकिन बनने की योजना बना रही थी। उन्होंने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। जिन बच्चों में कृतज्ञता की इतनी कमी है, आपको क्या लगता है कि जब मेरे पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्हें क्या महसूस हुआ होगा?
मेरे पिता की पहले उनसे जितनी अधिक अपेक्षाएं थीं, अब उनकी निराशा उतनी ही अधिक है। इस प्रकार जब वह इस बार घर लौटी और देखा कि उसके सौतेले पिता पहले की तुलना में यान यिशुंग और यान वेनबिन के कम करीब हैं, तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। कृतज्ञता से रहित लोगों को कौन पसंद करता है? निराशा के अलावा उसके सौतेले पिता को भी कुछ निराशा महसूस हुई होगी। उन्हें जो शिक्षा मिली, उसके अनुसार इसे वास्तव में सद्गुणों की कमी माना जा सकता है। ली जिक्सुआन और उनकी बहन को अचानक समझ आया, तो ऐसी कोई घटना हुई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चाचा ने चाची लिन को कैद कर लिया।